नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने भारत में बैंकिंग के विकास के बारे में जान लिया था। किसके बारे में? भारत में बैंकिंग के विकास के बारे में अच्छे से जान लिया था। तो वो आज हम बेसिकली देखेंगे इसके आगे का क्रम। ठीक है, आगे के क्रम शुरू करने से पहले जो हमने पढ़ा था उसको कुछ अच्छे प्रश्नों के माध्यम से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखिए कुल मिला के बेटा 9 प्रश्न हैं। इन 9 प्रश्नों के उत्तर भी मैंने दिए हैं, तो इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना और लास्ट के जो उत्तर दिए हैं उन उत्तरों को पहले मत देखना भैया। एक कागज़ पे अपने सभी उत्तरों को लिख लेना और उसके बाद मिलान करना कि भैया जो सर ने नीचे उत्तर दिए हैं क्या इन उत्तरों से मैं इन प्रश्नों को मैंने कितने सही किए और कितने गलत किए। ठीक है, अपना इवैल्यूएशन इन प्रश्नों के माध्यम से कर लेना। यदि कुछ प्रश्नों के उत्तर नहीं आते हों तो एक बार पीछे जाके रिवाइज़ कर लेना, संभवतः आपको सभी के उत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए इनको अवश्य रिवाइज़ कर लेना स्टार्ट करने से पहले, नहीं तो भैया पुराना रिवाइज़ नहीं करोगे तो नया पढ़ने का कोई लाभ नहीं होगा। तो भैया आज हम देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत ही आगे चलते हैं। देखो ये भी बहुत प्यारा चैप्टर रहने वाला है, बहुत नवीन और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपको मिलेंगी, इसलिए इसको बड़े प्यार से देखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो एक ध्यान करो, एक बैलेंस शीट करके शब्द आता है ना। ये शब्द जो है बैलेंस शीट, ये शब्द ऐसा शब्द है कि ऐसा शब्द है कि आप कई बार सुनेंगे। देखो सरकार की बैलेंस शीट ख़राब हो गई, और ध्यान रखो जहाँ बैलेंस शीट आ गया ना वहाँ बैलेंस का मतलब हो गया समान करना। क्या? कोई बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। और इस बैलेंस शीट में बेटा 2 कॉलम होते हैं, एक कॉलम होता है एसेट का और दूसरा कॉलम होता है लायबिलिटी का। किसका? लायबिलिटी का। एक कॉलम होता है एसेट का और दूसरा कॉलम होता है लायबिलिटी का। अच्छा, एसेट से यूँ मान के चलिए, कई बार आपने कहते हैं ना कि साहब तुम्हारी एसेट तो बताओ कितनी है, तो हम कहते हैं साहब मेरी एसेट देखो, एक गाड़ी है मेरे पास, एक मकान है, ठीक है, एक दुकान है और 5 बीघा ज़मीन है। तो ये सारी क्या कहलाती है? आपकी संपत्ति कहलाती है। क्या? संपत्ति कहलाती है। और अर्थव्यवस्था के अंतर्गत एसेट में हम कहते भी हैं एक शब्द लेनदारी। क्या? लेनदारी। क्या बोलते हैं? लेनदारी। देखो, और लेनदारी से क्या आशय है? देखो ये लेनदारी मतलब कि भैया हम लेने वाले हैं, अधिकारी कोई देने वाले नहीं है। मतलब कि हमारे पास ऑलरेडी सामान है। क्या? ऑलरेडी सामान है। यदि सपोज़ करो आपके पास 10 रुपये थे तो वो तो आपकी संपत्ति है। और यदि वो 10 रुपये में से 5 रुपये आपने मुझे दे दिए, क्या 10 रुपये में से 5 रुपये आपने मुझे दे दिए, तो जो 5 रुपये मैं आपसे एक तरीके से भैया एक ऋण लेके आया हूँ, तो ये भी आपकी क्या कहलाएगी मेरे प्यारे बच्चों? संपत्ति तो कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संपत्ति कहलाएगी। समझ गए? तो आप कौन हो? लेनदार। मैं कहता हूँ ना, अरे भैया वो लेनदार आया हुआ है उसको पैसे देने, क्योंकि भैया 5 रुपये में उससे लेके आया था। समझ गए? क्यों एसेट को लेनदारी भी कहते हैं और परिसंपत्ति मूल्य कहते हैं। क्लियर? दूसरा आता है मेरे प्यारे बच्चों लाइबिलिटी। आप समझते हैं ना, कई बार पिताजी कहते हैं देखो ये बच्चे मेरी लाइबिलिटी हैं, कैसे भी करके पढ़ लिख जाएं और अपने जीवन में कहीं सफल हो जाएं, ये मेरी क्या है? इच्छा है। तो मतलब मैं मेरी लाइबिलिटी से मुक्त हो जाऊंगा। ये तो सामान्य समाज की लाइबिलिटी हो गई। अच्छा, अब हम इकनॉमी के अंतर्गत क्या देखें? इकनॉमी के अंतर्गत भैया बैंक की लाइबिलिटी क्या होती है कि विकास जी ने बैंक में 10 रुपये जमा कराए, तो बैंक की लाइबिलिटी क्या है कि भैया ये बैंक वाले इसको संभाल के रखेंगे और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी मुझे वापस ये मेरे 10 रुपये दे देंगे। क्या? ये वापस मुझे मेरे 10 रुपये दे देंगे। इसीलिए इसको हिंदी में एक शब्द और बोलते हैं, देनदारी। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? देनदारी। क्लियर है? ये यहाँ तक क्लियर है? अब ये समझ लेना लेनदारी और देनदारी क्यों कह रहे हैं। कल को अब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी इनको समझने पढ़ने में। चलो भाई आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब ये हेडिंग समझ गए ना आप? देखो ये जो मैंने हेडिंग लिखी है इधर वाली, इस हेडिंग की आप चिंता मत करना, इसको हम अलग से समझ लेंगे। अभी धीरे धीरे चले जाओ, बहुत कुछ सीख जाओगे। तो भैया पहले बात कर लेते हैं एसेट की। पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? एसेट की, जिसको हमने क्या बोला? परिसंपत्ति मूल्य बोला। अब मेरी बात ध्यान से और कान खोल के सुन लो। जो मैं इसमें बताऊँ ना, अभी शब्दों में टेंशन मत लेना, बस समझते जाना। ठीक है? देखो एसेट जो थी बेटा परिसंपत्ति मूल्य, ये मानो भैया आपके पास 100 रुपये की एसेट थी। कितनी? 100 रुपये की संपत्ति थी। मकान, दुकान, पैसा, गहना, जेवर सब मिला के कितने की संपत्ति थी? 100 रुपये की संपत्ति थी।
अब यदि मैं इसको बैंकिंग टर्म में देखूं तो क्या है, बैंकिंग टर्म में ये जो 100 रुपये हैं ये मतलब बैंक की संपत्ति, मतलब बैंक के पास ये पैसा धैला कुछ ना कुछ कागज पत्रों में संपत्ति रखी हुई है, समझ गए। तो बैंक की 100 रुपये की आपके पास संपत्ति है, ठीक है ना। अभी बैंक की बात लेके चलते हैं। देखो बेटा क्या होता है, बैंक के पास एक नियम होता है कि उसका एक CRR करके एक टर्म होती है जिसको हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशो, हिंदी में इसको बोलते हैं नकद आरक्षित अनुपात, ठीक है। ये भैया नकद के रूप में कुछ पैसा बैंक को अपने पास रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है ना। सपोज करो बैंक को 5 रुपये रखने थे, कितने रखने थे, 5 रुपये। तो कितने पैसे बच गए इसके पास, 5 रुपये तो रखने ही रखने हैं। अब इसके पास संपत्ति जो काम में लेनी है वो कितने रुपए की बच गई, 95 रुपये की बच गई, 95 रुपये की बच गई। कितने की बच गई, 95 रुपये की बच गई। जैसे कैश रिजर्व रेशो होता है ना बेटा, ऐसी एक टर्म और आती है SLR, जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। इसको हिंदी में हम बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों सांविधिक नकदी अनुपात। क्या कहते हैं बेटा, सांविधिक नकदी अनुपात। अब देखो ये भी क्या है, ये तो विधि ने तय कर दिया एक तरीके से, भैया इतनी तो आपको कानूनन रूप से रखनी है, समझ गए। अब ये कैश रिजर्व कहाँ रखते हैं, ये सांविधिक नकदी कहाँ रखते हैं, इसको हम आगे समझेंगे। अभी इतना समझ लो, भैया बैंक ने कैश रिजर्व मतलब नकद आरक्षण के रूप में 5 रुपये रख लिए, और भैया SLR के रूप में कितने रुपए रख लिए, ये 25 रुपये का प्रावधान था तो हमने 25 रुपये और संभाल के रख लिए भैया, इसमें से किस रूप में, सांविधिक नकदी के रूप में रख लिए, समझ गए। अच्छा बैंक के पास अब इस 95 रुपये में से 25 रुपये और उन्होंने संभाल के रख लिया अपने पास एसेट में से, तो इनके पास कितने रुपये बचे, ये 70 रुपये बचे। अभी जो 70 रुपये बचे ना बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, लोनेबल फंड। क्या बोलते हैं बेटा, लोनेबल फंड। और यही क्या कहलाता है, ऋण योग्य निधि। यही वो निधि है जिससे बेटा बैंक पैसे ऋण के रूप में आपको पैसे देती है और उस पर ब्याज के द्वारा अपना लाभ कमाती है, या अपना एसेट का क्रिएशन करती है, या अपनी संपत्ति का क्रिएशन करती है, समझ गए। अब ये 70 रुपये जो है ना लोन के, इसमें भी बेटा सरकार ने एक उनको टर्म लगा रखी है कि भैया आपको पास 70 रुपये है ना, तो तुम बैंकों का एक दायित्व और है, तुम बैंकों का एक दायित्व और है। चलिए तो हमारे पास कितने रुपए बचे भैया, 70 रुपये बचे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, ऋण योग्य निधि बोल रहे हैं। भैया एक बैंक के पास 70 रुपये क्या हैं, अब ऋण देने के लिए बचे हैं। क्यों बचे हैं, क्योंकि बेटा जो CRR थी, ये जो CRR थी, ये CRR तो ऑलरेडी 5 रुपये के रूप में बैंक के पास रिजर्व के रूप में रखी है। दूसरी SLR थी, SLR 25 रुपये के रूप में रिजर्व में रख ली इन्होंने। तो भैया कितने रुपये बच गए आपके पास, ये 70 रुपये बचे, जिसको आप आगे ऋण के रूप में मार्केट में चला सकते हो, समझ गए। अच्छा सरकार एक बात और बोलती है मेरे प्यारे बच्चों, कि सरकार ने बोल रखा भैया तुम बैंकों का जो दायित्व है ना, केवल पैसा कमाना ही नहीं है, समझ गए ना। समाज के अंतर्गत तुम्हें भैया कुछ ना कुछ ऐसी जगह भी लोन देने चाहिए जिससे सामाजिक रूप से वो उनका उत्थान हो सके। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जिसको तुम्हें बढ़ाना चाहिए, उसी को बेटा कुछ बोलते हैं प्राथमिकता क्षेत्र उधार, जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं PSL। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, प्राथमिकता क्षेत्र उधार। मतलब ये कंपलसरी होता है कि भैया तुम्हें इस सेक्टर में, जो प्राइमरी सेक्टर हम बातचीत करेंगे, जो कृषि में हो गई, एजुकेशन में हो गई, ठीक है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी को लोन देना हो गया, बोला आपको इतना प्रतिशत तो देना ही देना पड़ेगा, समझ गए। तो भैया 70 में से ये 28 रुपये आप मान लो कि भैया 28 रुपये किस में चले गए, PSL लोन्स में इन्होंने लोन दे दिए, प्राइमरी सेक्टर लोन में। बड़े जो प्राइमरी सेक्टर लोन्स होते हैं एक तो ब्याज बहुत कम लिया जाता है, क्या ब्याज नाम का एक तरीके से लिया जाता है, समझ गए ना। तो ये 28 रुपये तो आपके इसमें चले गए। अब क्या बचा आपके पास, 70 में से 28 गए तो 42 रुपये आपके पास बचे, जिसको अब हम एक शब्द बोलते हैं फ्री लोनेबल फंड। अब ये जो बेटा 42 रुपये है ना, इस 42 रुपये को बैंक अब अपने हिसाब से कहीं पर भी लोन दे सकता है, चाहे वो होम लोन दे या किसी बड़े व्यापारी को दे, और उस पर अपने हिसाब से फिर जो इंटरेस्ट रेट है वह भैया लगा के उस पर ब्याज हासिल कर लेता है। कितने पे, 42 रुपये पे। ध्यान रखो कितने पे, 42 रुपये पे। देखो बेटा ध्यान करो, ये 42 रुपये भी यदि हमने ढंग से नहीं वितरित किए ना, तो हमारे साथ NPA की एक समस्या आ जाती है। NPA की समस्या भी आगे समझेंगे हम। भैया ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है,
तो आपके पास ये मान लो भैया अभी लोन देने के लिए कितना पैसा है बैंक के पास, 42 रुपये हैं। मैं इसको पुनः एक बार यहाँ तक रिवाइज कर रहा हूँ आपके साथ, पुनः समझ लो भैया रिकैप में। हम किस पे बात कर रहे हैं, एसेट पे। हम जानते हैं भैया एसेट क्या होती है, परिसंपत्ति मूल्य, जिसको हिंदी में हम एक वर्ड और बोलते हैं लेनदारी। देखो हमने स्टार्टिंग में देखी हमारे पास कितने रुपए थे, 100 रुपये थे। 100 रुपये में से 5 रुपये हमने बैंक में CRR के रूप में रख लिए, बचे 95 रुपये। 95 रुपये में से भी सरकार ने बोला बेटा SLR के नाम पे 25 रुपये और संभाल के रखो, ये दोनों भैया रिजर्व, कल को तुम संकट में आ जाओगे तो काम देंगे। अरे भैया 25 रुपये रख लिए तो उसमें 70 रुपये आपके पास कौन से बच गए, ये बच गए आपके ऋण योग्य निधि बच गए। कितने बच गए बेटा, ऋण योग्य निधि, मतलब अब बैंक लोन के रूप में उसके पास कितने पैसे हैं, 70 रुपये। देखो बेटा एक बात और समझो, फिर इसमें से आपके प्राइमरी सेक्टर लोन जो सरकार ने कह रखेंगे भाई इन प्राथमिकता क्षेत्र में आपको उधार देना ही देना है, कितने रुपये देने हैं, 28 रुपये देने हैं। ये 28 रुपये आपने उधार दे दिए, अभी 28 रुपये मतलब लोन दे दिया आपने। अब इन 28 रुपये देने के बाद जो हमारे पास फ्री लोनेबल फंड बचा वो कितना बचा, 42 रुपये बचा। कितना बचा, 42 रुपये बचा। अब देखो बेटा कल को ये 42 के 42 रुपये डूब जाएं, लेकिन फिर भी इनके पास कितना रिजर्व है, कम से कम 25 तो ये है, 5 ये है, मतलब 30 रुपये तो इनके पास कोष में रिजर्व में रखे हुए हैं ना। संकट में बहुत काम देने वाला है ये 30 रुपये। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब इसी एसेट में एक चीज़ और जोड़ देता हूँ मैं आपके लिए कि भैया कहाँ कहाँ सर ये लोनेबल फंड को कौन कौन से नाम के अनुसार भैया हम एसेट को मान लें। कल को भैया प्री में हमारा ऑप्शन में आ जाए कि इनमें से बताइए कौन सी बैंक की संपत्ति कहलाएगी, तो आपको कुछ एग्जाम्पल ध्यान में होनी चाहिए, है ना। या कल को मेंस में हम आंसर लिखें तो हमें वह ध्यान में होना चाहिए कि एसेट के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आ रही। देखो बेटा सिंपल सी बात, पहली ऋणों के प्रकार बता रहा हूँ एक तरीके से। गिरवी ऋण बोलते हैं ना, कि पहले लाला के पास जाया करती थी पिक्चरों में एक महिला और कहती थी साहब मेरा सारा रख लो सामान सोना वोना, लेकिन मुझे पैसा दे दो, मुझे मेरे पति की जान बचानी है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये बेटा गिरवी ऋण ही है, मॉर्गेज लोन भी बोलते हैं। और कई बार क्या होते हैं, जैसे आप होम लोन लेते हो ना बेटा, तो ज़मीन के कागजात क्या होते हैं उसके जमा कराने पड़ते हैं बैंक में। तो बैंक में एक तरीके से तुम्हारे जो मकान जिस पे आप लोन ले रहे हो वो ज़मीन के कागजात बैंक के पास गिरवी रहते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मॉर्गेज लोन बोलते हैं। तो होम लोन इसी श्रेणी में आता है, ठीक है ना। दूसरा होता है एक बेटा अग्रिम लोन, जिसको क्या बोलते हैं, अग्रिम लोन, अग्रिम ऋण, एडवांस लोन, इसको हिंदी में अंग्रेजी में वो क्या बोलते हैं, एडवांस लोन, और हिंदी में बोलते हैं इसको अग्रिम ऋण। क्लियर है। एक ऋण होता है बेटा कंजोर्टियम ऋण, कंजोर्टियम ऋण, इंग्लिश में इसको वही बोलते हैं कंजोर्टियम ऋण, ठीक है, कंजोर्टियम लोन। अच्छा चौथा क्या होता है, एक होता है बेटा याचिका धन, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कॉल मनी। ये कॉल मनी ज़्यादा पॉपुलर टर्म है, ये कॉल मनी वगैरह हम सब समझेंगे, है ना, ये सब कुछ समझेंगे हल्का हल्का, चिंता मत करो। एक बार ये ध्यान करते चलो बेटा, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, एसेट के अंतर्गत आती हैं। किस भाग में आएंगी, एसेट के अंतर्गत आएंगी। एक होता है बेटा आपका नकदी ऋण खाता, क्या होता है, नकदी ऋण खाता, और दूसरा क्या होता है, नकदी ऋण खाता टाइप 2, ठीक है। इसको बेटा अंग्रेजी में बोलते हैं CC अकाउंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैश क्रेडिट अकाउंट बोलते हैं, CC अकाउंट फर्स्ट, CC अकाउंट 2। क्लियर है। अगला देख लो बेटा, एक होता है हुंडी का बट्टाकरण, हुंडी का बट्टाकरण, जिसको बेटा अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। ये सब चीज़ समझ लेंगे आप, बिल्कुल चिंता मत करना। आपको ये ध्यान में तो रहना चाहिए ना एटलीस्ट कि ये आएगा क्या बेटा। कल को आपसे कोई कह दे डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स क्या है बैंकिंग के अंतर्गत, तो आप क्या कह सकते हो, भैया इतना तो अभी बता देता हूँ तुम्हें, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, जिसको हुंडी का बट्टाकरण कहते हैं, ये एसेट कहलाती है बैंक की, समझ गए। और इसके बाद बेटा अदर्स करके तो कई सारी चीज़ें आती हैं, पर मोटी मोटी आपको चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए, समझ गए। तो हमने किसकी बात कर ली, एसेट साइड की बात कर ली, किसको, परिसंपत्ति मूल्य की बात कर ली। अब बेटा लाइबिलिटी को समझ लेते हैं, देनदारी। अच्छा एक बात बताओ, बैंक में तुमने जो पैसा जमा करा रखा है वो बैंक की जिम्मेदारी है ना, उसकी लाइबिलिटी है ना, कि भैया उसकी देनदारी है ना कि वो वापस करेगा, है ना, हमें वापस करेगा, हमारा पैसा है। तो ये भैया क्या कहलाता है, लाइबिलिटी। तो ये जितना भी पैसा आप जमा कराएंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, ये किसके अंतर्गत आएगा, ये लाइबिलिटी के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा, लाइबिलिटी के अंतर्गत आएगा। अब देखो 3 भागों में मैं इसको बांट देता हूँ तुम्हारे लिए, इस लाइबिलिटी को।
जिसको आप समझ सकेंगे, अकाउंट भी समझ जाएंगे। कई बच्चे को लिए यही इतना ही जानते हैं कि एक बचत खाता ही होता है, लेकिन आज मैं आपको 4 खातों के बारे में और हाथों हाथ ही बता दूंगा, ठीक है ना। इस इन्फोग्राफिक से, इस डायग्राम से आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखो बड़ा, एक हम देखेंगे जमा की बारंबारता, मतलब कितनी बार आप जमा करा सकते हो अपने खाते में पैसा, है ना। जमा बारंबारता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डिपॉजिट। देखो बेटा, दूसरा होता है निकासी बारंबारता, मतलब आपने, पापा ने आपको पैसे दिए कि बेटा जाके जमा कराया, और अगले दिन आपसे बोला बेटा इसमें से 100 रुपये निकाल के लिया, तो आप निकालने भी तो जाते हो। तो बैंक की बेटा जिम्मेदारी होती है कि आप पैसे निकालने आओ तो निकाल के देने पड़ेंगे उनको। जमा, निकासी, और तीसरा होता है बेटा जमा पे ब्याज दर, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिपॉजिट रेट। जितना पैसा आपने जमा करा रखा है ना, ये बैंक की जिम्मेदारी होती है कि भैया बैंक उसको क्या करे, उस पर आपको ब्याज दे। क्लियर है ना। इन 3 हेडिंग पर हम समझेंगे इसको। कौन कौन सी? जमा वाली हेडिंग से समझेंगे, निकासी बारंबारता की हेडिंग से समझेंगे, और जमा ब्याज दर की हेडिंग से समझेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। मैं आपको पहले खाते के प्रकार और समझा देता हूँ। देखो बेटा, खाते के प्रकार कौन कौन से हैं। एक खाता आप सबने सुना होगा, चालू खाता। ये चालू खाता से क्या तात्पर्य है? चालू खाता जो चलता ही रहेगी, मान लो आप। तो चालू खाता जिसको हम बोलते हैं करंट अकाउंट डिपॉजिट, करंट अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है, समझ गए। एक खाता आपने अवश्य सुना होगा जिसको हम बोलते हैं बचत खाता, जो भैया हम सामान्य जो घर परिवार वाले रखते हैं, पिताजी की नौकरी करते हैं या पिताजी जो काम धंधा करते हैं, तो घर के लिए जो एक बैंक में अकाउंट होता है उसको क्या बोलते हैं? बचत खाता। मतलब कि मेरे नाम से को निजी खाते होते हैं ना बेटा, वो बचत खाता कहलाते हैं। इंग्लिश में इन्हीं को क्या बोलते हैं? सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? सेविंग अकाउंट डिपॉजिट। अच्छा, तीसरा एक खाता और होता है जिसका नाम होता है बेटा आवर्ती खाता। कौन सा खाता? आवर्ती खाता। बस इनको प्रेम से, प्यार से समझते जाओ, बहुत सारी नई नई चीज़ें समझ जाओगे बेटा, ठीक है। ये कहलाता है बेटा आपका रिकरिंग, इसको बोलते हैं बेटा रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, चौथा खाता भी समझ लो। एक होता है बेटा आपका, कहते हैं ना कि कई बार बेटा पापा कहते हैं ना कि बेटी तेरे लिए मैंने एफडी करा दी है, जब तेरी शादी होगी तो ये एफडी तोड़वा लूँगा, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए तेरे पैसे मैंने जमा कर दिए, कहते हैं ना पिताजी कई बार। तो बेटा वही है ये। कौन सा? इसको बोलते हैं सावधि। क्या मैंने बोला? सावधि खाता, मतलब कि एफडी अकाउंट है ये। कौन सा? फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट है। इसको एफडी भी बोलते हैं कि पापा आप मेरे नाम से एफडी करा दिए, बहुत बढ़िया किया, इसका अपन को लाभ मिलेगा कुछ समय बाद, ज़्यादा ब्याज मिलता है बेटा इसमें, ठीक है। अब समझो, मैंने आपसे कहा कि 3 बातों पर इन खातों को समझेंगे, जमा बारंबारता, निकासी बारंबारता और जमा ब्याज दर, ठीक है। अब पहली चीज़ देखो, ये जो चालू खाता है ना बेटा, कौन सा खाता? चालू खाता। इस चालू खाते में बेटा आप क्या कर सकते हैं? कितनी भी बार भी जमा करा सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे असीम बार। कितनी बार? असीम बार। और ये कौन रखते हैं सामान्यतः बेटा? ये चालू खाता वही रखते हैं जो बिज़नेस वगैरह करते हैं, जिसकी दुकान होती है, वो अपने बिज़नेस अकाउंट के रूप में इसको खुलवाते हैं। अब भैया रोज़ आपको पैसे आएंगे गलने में, तो शाम को जमा कराने जाओगे ना, तो रोज़ रोज़ बैंक वालों को परेशान करोगे ना। वो आपको भैया एक पर्ची भी देंगे, जिस पर्ची के माध्यम से आप जमा कराओगे। रोज़ रोज़ पर्ची उनकी ख़राब करते हो, जो भी काम करते हो, तो भैया इसमें क्या होता है? आपको पूरी छूट मिलती है। बोला दिन में भैया 50 बार जमा करा के आओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से बेटा ये जो निकासी बारंबारता है ना, आप धंधे पानी में तो कभी भी पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है पेमेंट करने की। आप नित अपनी दुकान के लिए, अपने धंधे के लिए सामान खरीद के लाते हो, तो आपको पेमेंट करना पड़ता है। तो कितनी बार भी आप क्या कर सकते हो भैया? निकासी की आपको छूट मिलती है। तो इसको क्या बोलेंगे? निकासी बारंबारता में भी असीम आपको सुविधाएं मिल जाती हैं। लेकिन बेटा इसमें ब्याज दर आपको शून्य मिलता है। चाहे 1 लाख रुपए जमा कराओ, चाहे 10 लाख रुपए जमा कराओ, चालू खाते में आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। आपको जो सुविधा दे रहे हैं ना, जमा की बारंबारता, निकासी की बारंबारता, ये जो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, ये यही कह रहे हैं भैया तुम्हारा खाता ऐसा है। कौन सा? करंट अकाउंट का खाता। तुम दिन में 50 बार तो निकालते हो, 50 बार जमा कराते हो, तो इस पर हम कोई ब्याज दर नहीं देंगे, क्योंकि पैसा तुम्हारा आता जाता ही रहता है। बहुत ज़्यादा किस में रहता है? सर्कुलेशन में आप लेते रहते हो, या
बार बार पैसा निकालते हो, बार बार पैसा जमा कराते हो, तो इस पर कोई ब्याज दर नहीं मिलेगी। अगला सेविंग अकाउंट खाता। बेटा सेविंग में भी पिताजी कितनी ही बार जाके जमा करा सकते हैं पैसा, लेकिन निकासी करने की एक सीमा होती है कि आप 4 बार निकालेंगे, 10 बार निकालेंगे, उसके बाद क्या होगा, आपके पैसे लगने शुरू हो जाएंगे, कुछ चार्जेस लेना स्टार्ट कर देगा बैंक। सामान्यतः बेटा इस पर 3 से 4% की आपको ब्याज दर के रूप में ब्याज प्राप्त होता है। किस पर? बचत खाते में। क्लियर है? अच्छा, अब हम यदि बात करें आवर्ती और सावधि खाते में। आवर्ती खाता क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट। बेटा इसमें भी क्या होता है, जमा कराने की जो आपको सुविधाएं मिलती है ना, वो सीमित होती हैं। कैसे? ये आवर्ती खाता ऐसा होता है कि पिताजी ने बोला कि बेटा एक काम करते हैं, अपन एक रिकरिंग अकाउंट खुलवा लेते हैं। रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट क्या होता है कि हर महीने अपन 100 रुपये इसमें जमा करा देंगे। क्या? हर महीने 100 रुपये जमा करा देंगे 12 माह तक, तो अपने 1200 रुपये बेटा इकट्ठे हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही पैसे खर्च हो जाते हैं। तो ये कैसा खाता है? आवर्ती खाता है। जमा कितनी बार करा सकते हो? सीमित आपको सुविधाएं मिलती है। मतलब जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसमें एक महीने में एक बार ही जमा करा पाओगे आप। समझ गए? तो इसी को क्या बोलते हैं? रिकरिंग अकाउंट डिपॉजिट बोलते हैं। दूसरा, इसमें बेटा निकाल भी पैसा एक ही बार सकते हो। जैसे 12 महीने में आपने 100 रुपये जमा कराए, है ना, तो 1200 रुपये आप कब निकाल पाओगे? जब आपके 12 माह पूरे हो जाएंगे, उससे पहले आप नहीं निकाल सकते। निकालते हो तो बेटा आपको ब्याज का कुछ नुकसान होता है, वो ब्याज का आपको पैसा नहीं मिलेगा। अच्छा, इसमें ब्याज दर आपकी सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होती है। 3.5 से बेटा मोटा मोटा या 7.5% के आसपास झूलता रहता है। वो बैंकों की अपनी नीति होती है, कोई ज़्यादा दे देता है, कोई कम दे देता है। ठीक है। अच्छा, अगला होता है बेटा एफडी अकाउंट, जिसको क्या बोलते हैं? सावधि खाता। क्या बोलते हैं? सावधि खाता। बेटा आपने ध्यान करो, ये एक बार ही जमा होता है कि पापा ने 1 लाख रुपए की एफडी करा दी अपनी बेटी या बिटिया के नाम पर कि भैया मैं 5 साल बाद अब इस पैसे को आपसे लूँगा, और 5 साल तक इस पर क्या ब्याज आपको अधिक मिलता है। किस पर? एफडी खाते में। और एक ही बार आप इसको निकाल सकते हो। कई बार कहते हैं ना साहब बड़ी दिक्कत आ रही है, एफडी तोड़वानी पड़ेगी। उसका क्या मतलब होता है एफडी तोड़वाने का? भैया बीच में तोड़वाओगे तो आपको ब्याज पूरा नहीं मिलेगा, ब्याज आपको कम मिलेगा। ये क्या सेंस होता है? सावधि खाते का सेंस होता है। एक बार ही जमा करा सकते हो और एक बार ही पैसा निकाल सकते हो। ठीक है ना। और इसमें ब्याज दर इसलिए अधिक मिलता है आपको, 4 से 10.5%। अच्छा, ये क्यों ब्याज दर ज़्यादा मिल रहा है? इसमें इसलिए मिल रहा है बेटा, बैंक को पैसा आपको 5 साल के लिए फिक्स हो गया ना। बैंक को सुविधा मिल गई कि इस एफडी के पैसे को ये 5 साल तक, कितने साल तक? 5 साल, 10 साल, 3 साल, जितने साल की एफडी है उसमें बेझिझक हो रूप में क्या कर सकती है? सर्कुलेट कर सकती है, आगे भैया उसको एसेट क्रिएशन कर सकती है। इसलिए भैया ब्याज भी अधिक देती है। ठीक है, समझ गए? चारों खाते समझ गए? करंट अकाउंट, बचत खाता, आवर्ती खाता जिसको हम रिकरिंग अकाउंट बोलते हैं, और चौथा हो गया बेटा सावधि खाता, जिसको हमने क्या बोला? फिक्स्ड अकाउंट डिपॉजिट। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और समझ लो बेटा, ये जो चारों खाते हैं ना, कौन से? ये जो चारों खाते हैं, इन चारों खातों को बेटा हम एक शब्द काम में लेते हैं जिसका नाम है ग्रॉस डिपॉजिट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस डिपॉजिट। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? ग्रॉस डिपॉजिट। इन चारों खातों को सम्मिलित रूप से ही हम बोलते हैं बेटा ग्रॉस डिपॉजिट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? सकल जमा। यदि किसी बैंक से ये पूछा जाए कि तुम्हारी बेटा सकल जमा क्या है, तो आप क्या बोलोगे? 1 मिनट रुको, बैठो भाई साहब बताते हैं। 1 नंबर चालू खाते का पैसा, ठीक है। 2 नंबर बचत खाते का पैसा, ठीक है। 3 नंबर ये आवर्ती खाते का पैसा, और 4 नंबर सावधि खाते का पैसा। इन सबको जोड़ लेना और जोड़ के उसको बता देना बेटा हमारे पास ग्रॉस डिपॉजिट इतना है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, ये जमा जो हो रही है ना बेटा, चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती खाता और सावधि खाता, ये कौन कराते हैं? हमारे देश के नागरिक कराते हैं। लेकिन बैंकों में तो भैया बाहर के नागरिक भी पैसा जमा कराते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? अनिवासी जमा। क्या बोलते हैं? इसको भी समझ लो साथ ही साथ। क्या बोलते हैं? अनिवासी जमा। ठीक है। अब अनिवासी जमा के बारे में भी समझ लेते हैं। देखो बेटा, इसमें 3 तरह के मोटे मोटे अकाउंट आते हैं। 3 तरह के मोटे मोटे अकाउंट हम सुनते आते हैं। पहला आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं FCNR बैंक अकाउंट। ये क्या होता है? विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा बैंक खाता। विदेशी मुद्रा अनिवासी जमा बैंक खाता। दूसरा एक होता है बेटा, इसको बोलते हैं NRER बैंक अकाउंट। क्या बोलते हैं? NRER बैंक अकाउंट। ये क्या कहलाता है? अनिवासी
बाह्य रुपया बैंक खाता, बाह्य रुपया बैंक खाता, ठीक है। और इसी में तीसरा और आता है बेटा NRO बैंक अकाउंट, इसको बोलते हैं अनिवासी साधारण बैंक खाता, अनिवासी साधारण बैंक खाता बोलते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए, ये 3 तरह के और खाते होते हैं जिसको बेटा हम NR डिपॉजिट भी बोलते हैं। अनिवासी जमा मतलब NR डिपॉजिट, नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट बेटा, है ना, ठीक है, जो यहाँ का रेजिडेंट नहीं है, अनिवासी जमा, समझ गए। अच्छा, अब इसको पुनः एक बार हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। हमने ये देखा एक बैलेंस शीट होती है बैंक की, उस बैलेंस शीट को समझने का प्रयास किया हमने। पहली चीज़ ये देखी बेटे, बैंक में 2 पार्ट होते हैं। क्या क्या होते हैं बेटा? 2 पार्ट होते हैं। इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ मैं आपके लिए, ये लो, चलो शीट उड़ गया, ठीक कर लेते हैं। बैंक में कितने प्रकार के होते हैं बेटा? बैलेंस शीट के अंतर्गत 2 चीज़ों को डिवाइड करके हम देखते हैं, एसेट और लायबिलिटी। एसेट क्या होता है? परिसंपत्ति, लायबिलिटी होती है देयता, ठीक है। एसेट हमने देख लिया, लायबिलिटी में हमने देख लिया, जो भी बैंक की देनदारी है वो सारी किस में आएगी? लायबिलिटी के अंतर्गत आएगी। चारों खाते हमने समझ लिए, और फिर हमने साथ साथ ही NR डिपॉजिट भी एक नया टर्म होता है, ये भी हमने समझ लिया, ठीक है। बहुत बढ़िया चीज़ समझ लिया आपने। इन सब चीज़ों को आप समझेंगे एक एक करके, बिल्कुल लोड नहीं लेनी। चलो, हाँ, अब नेक्स्ट हेडिंग समझो बेटा। अब क्या नेक्स्ट हेडिंग समझते हो? देखो, अब जो मैंने आपसे बैलेंस शीट के बारे में बातचीत करी ना, इस बैलेंस शीट को भी हम समझेंगे और समझेंगे। कुछ शब्दावली हैं जिनको इसके साथ साथ समझेंगे। बड़ी सरल सी बातें हैं जो भैया हम रोज़ आम बोलचाल या हमारे घर में दिनचर्या में हम देखते हैं, उन्हीं बातों को हम कैसे अर्थव्यवस्था में, इकनॉमी में इम्प्लीमेंट करते हैं वो समझेंगे। और इसको क्या बोलेंगे बेटा? डिस्क्रिप्शन ऑफ बैलेंस शीट। क्या बोलेंगे? तुलन पत्र का विवरण समझ लेते हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। चलो सर शुरू करते हैं। देखो ध्यान करो बेटा, हमने एक बात करी थी एसेट की, और एक साइड थी हमारी लायबिलिटी, ठीक है, ये थी हमारी, इसी को बोलते हैं बैलेंस शीट। अच्छा, ये हमेशा बेटा बराबर रहती है। क्या रहती है? बराबर रहती है। अभी सब समझ में आ जाएगा, समझना। देखो, यदि किसी संस्था की बैलेंस शीट में हम देखते हैं कि उसकी जो एसेट है, क्या उसकी ये जो एसेट है जिसको हमने बोला परिसंपत्ति है, सपोज करो 12 रुपये है। कितने रुपए? 12 रुपये है। और उसकी लायबिलिटी कितनी है? 10 रुपये है। कितनी है? 10 रुपये लायबिलिटी, मतलब कि उसके पास पैसा तो 12 रुपये पड़ा हुआ है। और लायबिलिटी कितनी है? मतलब जो जमा पैसा है, या जिसको जनता को उसको देना है, बैंक को, या किसी बैंक से उसने पैसा ऐसा ले रखा है, उस पैसे को देने के लिए कितने रुपए हैं? 10 रुपये हैं। तो इसके बाद 2 रुपये बच गए, 2 रुपये पॉजिटिव में बच गए। मतलब ये कल को लायबिलिटी पूरी डूब जाए, मतलब कि वो पैसा अगर नहीं दे पाए तो अपनी एसेट के माध्यम से सारा पैसा दे देगा सबको। किसमें? सारा पैसा दे सकता है। तो 2 रुपये की कैसी स्थिति होगी? हम बोलेंगे बेटा इस बैंक की बड़ी पॉजिटिव नेट वर्थ है। क्या? इस बैंक की पॉजिटिव नेट वर्थ है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं धनात्मक परिसंपत्ति। क्या बोलेंगे? धनात्मक परिसंपत्ति। आप पॉजिटिव नेट वर्थ भी समझेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, है ना। कोई टेंशन नहीं हिंदी और अंग्रेजी। ये तो हो गया बेटा धनात्मक परिसंपत्ति, ठीक है ना। इसको आप कैसे डिनोट कर सकते हो? आप इसको ऐसे डिनोट कर सकते हो, एसेट इज ग्रेटर देन लायबिलिटी। मतलब कि किसी भी बैंक की परिसंपत्ति ज़्यादा है किससे भैया? आपकी देयता से या देनदारी से। समझ गए? ये एक तो ये सिनेरियो बनता है, ठीक है। एक दूसरा सिनेरियो और बनता है। पहला सिनेरियो तो ये बन गया, और दूसरा सिनेरियो ये बनता है, यदि बैंक की जो एसेट है, ठीक है ना, परिसंपत्ति, वो तो है मात्र 8 रुपये, ठीक है, और उसकी देनदारी कितनी है? देनदारी है भैया उसकी 10 रुपये। तो इस कंडीशन में क्या हो गया? -2 रुपये की उससे क्या हो गई? नेगेटिव नेट वर्थ हो गई। कैसी है? बाकी कहेंगे बेटा ये जो बैंक है इसकी तो हालत बड़ी पतली है। इसके पास एसेट के नाम से तो कितने रुपए हैं? 8 रुपये हैं, और देने कितने हैं उसको? 10 रुपये हैं। मतलब 10 रुपये लोगों ने जमा कर रखे हैं, और उसके अगेंस्ट में उसके पास पैसा ही 8 रुपये। कैसे हो सकता है बेटा ये? जैसे कि आपने 10 रुपये जमा कराए बैंक को, तो बैंक ने क्या किया? 10 के 10 रुपये में से आगे लोन दे दिया, ठीक है। अब लोन दे दिया, लोन में से ही सपोज करो 4 रुपये वापस नहीं मिल रहे लोन पे जो दे रखे थे। अगर इसी एग्जाम्पल को ले तो हम ये समझ लेंगे 2 रुपये उसके गए, डूब गए।
अब ये 2 रुपये कभी वापस नहीं आ सकते, तो एसेट कितनी बची उसकी 8 रुपये। लेकिन ये देनदार है, ये तो पैसा मांगने आ जाएगा ना। जिसने एफडी करा रखी है, सपोज करो 5 साल की, 3 साल की, 3 साल बाद वो तो पैसे मांगने आ गया कि साहब मेरा पैसा दो। तो ये क्या कहेगा, मैं साहब आपको 2 रुपये नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता, कि भैया मेरे पास एसेट ही 8 रुपये की है। तो भैया ऐसे बैंक की स्थिति को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव नेटवर्थ। इसको हिंदी में हम बोलते हैं ऋणात्मक परिसंपत्ति। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ऋणात्मक परिसंपत्ति बोलते हैं। ठीक है, चलो एक टर्म और समझ लो बेटा, साथ साथ एक और होता है। अगर यदि आपकी एसेट, जिसको मैंने परिसंपत्ति बोला, मतलब कि आपकी लेनदारी, क्या लेनदारी कितनी है, 10 रुपये है। कितनी है, 10 रुपये है। और आपकी देनदारी मतलब कि आपकी लाइबिलिटी कितनी है, वो भी 10 रुपये है। तो मतलब आपकी ना लेनदारी है ना देनदारी कितनी है, 0 है। मतलब कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी। तीसरी कंडीशन यही बनती, 3 ही बनेगी ना, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं बनेगी ना। अच्छा मेरी बात ध्यान करो मेरे प्यारे बच्चों, अब ध्यान करो। मैंने आपको 3 कंडीशन बताई। क्या बताई, एक तो पॉजिटिव, ये आ जाता है एग्ज़ाम में, ध्यान रखना। पॉजिटिव, नेगेटिव, मतलब कि पॉजिटिव निवल मूल्य किसी बैंक का, मतलब बैलेंस शीट का, और ये नेगेटिव निवल मूल्य। और एक हमने देखा बेटा इक्वल जो था, है ना, जिसको हम बोलेंगे बेटा शून्य निवल मूल्य। क्या बोलेंगे, शून्य निवल मूल्य। अब किसी भी बैंक के बैलेंस शीट में कुछ कलर्स होते हैं, उन कलर के माध्यम से आप बता दे सकते हो कि ये बैंक की स्टेटमेंट मजबूत है या कमज़ोर है। देखो जो पॉजिटिव निवल मूल्य है ना, कौन सा, जो पॉजिटिव निवल मूल्य है, ओके, ये जो पॉजिटिव निवल मूल्य है बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, पिंक। क्या बोलते हैं, पिंक तुलन पत्र कहते हैं। क्या, यदि आपसे कहेगी साहब हमारे बैंक का जो बैलेंस शीट है वो कैसा है, पिंक है, मतलब ये गालों पे लाली आ रही है इस बैंक के, तो भैया ये तो पॉजिटिव नेटवर्थ वाला बैंक है। इसके पास मेरे प्यारे बच्चों एसेट ज़्यादा है और लाइबिलिटी कम है, मतलब कि जिम्मेदारी कम है, और उसके पास माल दाल बहुत सारा पड़ा है। तो इसी को क्या बोलेंगे, पिंक तुलन पत्र कहेंगे। इसको हमेशा गुलाबी रंग से डिनोट करते हैं। क्या, गुलाबी रंग से डिनोट करते हैं, यही बोलते हैं इसको, समझ गए। एक होता है बेटा नेगेटिव निवल मूल्य वाला तुलन पत्र, इसको कैसे डिनोट करते हैं, इसको रेड रंग से, मतलब लाल रंग से डिनोट करते हैं कि भैया ये कैसा है, नेगेटिव तुलन पत्र है। कैसे डिनोट करते हैं, लाल रंग से, ये साहब नेगेटिव वर्ड, कि भैया इसके पास एसेट ही 8 रुपये है लेकिन इसको देना कितना है, 10 रुपये, तो इसकी स्थिति ठीक नहीं है, ये ऋणात्मक परिसंपत्ति कहलाएगा। ठीक है, एक होता है हमारा शून्य निवल मूल्य, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक, जिसको हम बोलते हैं ब्लैक, काला। कैसा तुलन पत्र है बेटा, ये ब्लैक तुलन पत्र है। यहाँ तक स्पष्ट है, कोई संकट कल को यदि एग्ज़ाम में आ जाएगी बेटा कि हमने एक बैलेंस शीट देखी एक ऑर्गेनाइजेशन की, जो कैसे कलर की थी, रेड कलर की थी, तो समझ जाना घाटे में है वो बैंक की ऑर्गेनाइजेशन। एक यदि पिंक कलर की किसी बैंक की बैलेंस शीट है तो आप क्या बोलोगे, इसके गालों पर तो लाली पड़ रही है, मतलब कि पॉजिटिव नेटवर्थ की भैया कैसी है, ये बैलेंस शीट है। समझ गए, 4 होते हैं, और चारों के साथ बेटा एक और होता है। क्या, एक और समझ लो बेटा, ये जो लाल रंग है ना, लाल रंग में रंग दिया जो, अगर ये लाल रंग बेटा 1 वर्ष से लाल हो, मतलब कि किसी कंपनी का तुलन पत्र 1 वर्ष से लाल हो, किससे, पूरे 1 वर्ष से लाल हो, कभी भी बेटा उसमें नहीं आया, ये पॉजिटिव में नहीं आया, तो ऐसी कंपनी को क्या बोलेंगे, वीक कंपनी बोलेंगे। कैसी बोलेंगे, वीक कंपनी बोलेंगे, समझ गए ना। और यदि 3 वर्ष से अधिक समय तक लाल हो तो इसको, इस लाल रंग वाली कंपनी को क्या बोलेंगे, सिक कंपनी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिक कंपनी बोलेंगे। बीमार कंपनी, कैसी कंपनी है ये, बीमार कंपनी है। और वीक कंपनी कैसी है बेटा, कमज़ोर कंपनी है। देखो कई बार हमारे बजट भाषण होते थे ना, तो उसमें बोला करते थे वित्त मंत्री के साहब हमारे इस समय इतनी सिक कंपनी है, इतनी बीमार कंपनियां हैं, ठीक है ना। और किस बेस पर कह रहे हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट और लायबिलिटी को देखकर बता रहे हैं कि देखो इनकी, हमारे पास लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है और एसेट कम है, तो कैसी कंपनी है ये। और लगातार यदि 3 वर्ष से अधिक समय तक लाल रंग में है ये बैलेंस शीट, तो इसको बोलेंगे सिक कंपनी। ध्यान है, सिक कंपनी समझ में आ गया। अब आपके साथ में एडिशनल फैक्ट और मैं शेयर कर लेता हूँ बेटा। एक कमेटी आई थी 1985 में,
जिसको हम बोलते हैं तिवारी समिति। क्या बोलते हैं? तिवारी समिति। क्या बोलते हैं बेटा? तिवारी समिति। ये जो तिवारी कमेटी थी, इसने बेटा सिख कंपनियों पर एक सिफारिश करी थी। क्या? SICK, सीका, जिसको क्या बोलते हैं? सीका। इसको मैं ठीक कर देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों। SICK, इसको बोलते हैं सीका, मतलब कि ये सिख इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट था। इसको क्या बोलते हैं? फुल फॉर्म यदि मैं इसकी लिखूं, सिख इंडस्ट्रियल कंपनी एक्ट। ठीक है ना? मतलब कि जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम है, इन्हीं की सिफारिशों पर ये भैया बना था। कौन सा? सीका एक्ट बना था। ठीक है ना? ये बेटा 1987 में प्रभावी हुआ था। कब प्रभावी हुआ था? ये एक्ट 1987 में प्रभावी हुआ था। समझ गए ना? और बेटा इसी के अंतर्गत हमने एक संस्थान बना दिया था, जिसको हम बोलते हैं BIFR। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी हम आगे समझेंगे। इसी को समझते हैं बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। क्या? मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, क्योंकि बेटा जब NPA के बारे में पढ़ेंगे ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट ऐसी संपत्ति जो बैंक के अब कोई परफॉर्म नहीं कर रही है, अभी समझेंगे, सब कुछ आगे आ जाएगा। ठीक है? BIFR की फुल फॉर्म समझ लो एक बार तो, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल, चलो पूरा ही लिख देता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है ना? इसी को क्या बोलते हैं? BIFR बोलते हैं। इसकी जो स्थापना करी गई थी, ये मई 1987 में बेटा अपन ने ये जैसी एक्ट प्रभावी हुआ था, हमने बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बना दिया था। ठीक है ना? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? औद्योगिक, इंडस्ट्री से औद्योगिक, एवं फाइनेंशियल से हो गया वित्तीय। ठीक है? और रिकंस्ट्रक्शन से हो गया पुनर्निर्माण। क्या हो गया बेटा? पुनर्निर्माण बोर्ड। ठीक है ना? औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड। थोड़ा सा स्पष्ट लिख देता हूँ, पुनर्निर्माण बोर्ड। समझ गए ना? मतलब सिंपल सी बात है बेटा, जो इंडस्ट्रीज सिक हो गई उनको कैसे रिकंस्ट्रक्शन करना, उनको कैसे पुनर्निर्माण करना, इसलिए ये बनाया गया था। समझ गए? चलो अब बेटा मैंने ऊपर के दोबारा से इस टेबल पर चलते हैं जो हमने समझी थी स्टार्टिंग में। ये देखो, मैंने ये लायबिलिटीज़ में ये भी लिखा हुआ है। क्या? लायबिलिटीज़ में मैंने ये भी आपको लिखा हुआ था कि भैया कुछ स्वामित्व कंपनी होती हैं, कुछ ऋण पूंजी होती हैं और एक जमा पूंजी होती हैं। किस में लिखा था बेटा मैंने? ये देयता सृजन के लिए, है ना? देखो क्या है कि बैंक जो अपनी ये जो देनदारी करती है ना, देनदारी के लिए 3 प्रकार से पैसा लेके आती है ना? कि ये कहाँ से जनरेट करेगी, है ना? वो 3 तरीके से होती हैं, ध्यान करना, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लायबिलिटी क्रिएशन। कोई भी बैंक लायबिलिटी क्रिएशन के लिए, किसी भी बैंक के पास ये 3 उपाय होते हैं। क्या? एक तो बेटा स्वामित्व पूंजी, अभी समझेंगे। एक होती है ऋण पूंजी, एक होती है जमा पूंजी। ये जो स्वामित्व पूंजी ना, इसको टायर 1 कैपिटल बोलते हैं। ये दूसरी होती है टायर 2 कैपिटल होते हैं। और तीसरी जमा पूंजी को हम बोलते हैं डिपॉजिट कैपिटल। ये जमा पूंजी आपने देखी है ना चारों, ये सारी क्या कहलाती हैं? आपकी लायबिलिटी क्रिएशन के अंतर्गत आती हैं। सब चीज़ छोटी छोटी टर्म समझ में आ जाएंगी, एक बार इनको अच्छे से समझ लो। चलो इसको समझ लेते हैं अब एक बार। किसको समझ लेते हैं? अब हम समझ लेते हैं बेटा, ये लायबिलिटी क्रिएशन में मैंने 3 चीज़ों की आपसे बात करी। देखो ये टायर 1 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल एग्जाम में प्री में पूछ लिए जाते हैं आपसे, इसलिए ध्यान करना किसकी बात कर रहा हूँ मैं। देखो यहाँ तक तो चीज़ खत्म हो गई है ना। अब मैं आपसे देयता सृजन की बात कर रहा हूँ, मतलब कि लायबिलिटी क्रिएशन। ठीक है? लायबिलिटी क्रिएशन में पहली चीज़ देख लो बेटा, पहली चीज़ हम बात करेंगे स्वामित्व पूंजी की। अब जैसे आपके विकास जी हैं, विकास जी ने सोची कि साहब एक काम करता हूँ, बैंक खोलना है मुझे। अरे बैंक खोलने के लिए मेरे पास जेब में कुछ पैसा भी तो होना चाहिए। वही जो पैसा है बेटा, इसी को मैं क्या बोलता हूँ? स्वामित्व पूंजी या ओन्ड कैपिटल। कि तुम्हारी जेब में कितना पैसा है, तो ये जो मेरे पास पूंजी होगी, इसी को मैं क्या बोलेंगा? इसी को क्या बोलूँगा? ओन्ड कैपिटल बोलूँगा। ठीक है? और ओन्ड कैपिटल को आप ऐसे मान लें कि बैंक के जो मालिक होते हैं
मतलब बैंक के जो मालिक और शेयर होल्डर भी बैंक के मालिक ही कहलाते हैं कि भैया मैंने इस बैंक में 10 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो एक तरीके से 10 रुपये का जितना हिस्सा है उतना तो भैया मैं इसका मालिक कहलाऊँगा ना। तो ये जो मालिक और शेयर धारकों द्वारा जो निवेशित पूंजी होती है, जो निवेशित पूंजी होती है किसी बैंक में, इसी पूंजी को हम क्या बोलते हैं? स्वामित्व पूंजी कहते हैं। समझ गए? पुनः बोल देता हूँ, बैंक के मालिक और शेयर धारकों द्वारा जो निवेशित पूंजी होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ओन्ड कैपिटल या स्वामित्व पूंजी कहते हैं। समझ गए? इसका एक बड़ा प्यारा सा नाम है जिसको हम बोलते हैं टीयर 1 कैपिटल। क्या बोलते हैं? टीयर 1 कैपिटल। मतलब कि इसको बस ऐसे ही ध्यान कर लेना। कल को आपसे कोई पूछ ले भैया टीयर 1 कैपिटल क्या है, तो भैया सबसे पहले तो भैया टीयर 1 कैपिटल वो ही आएगी भैया तुम्हारे जेब में कितना पैसा है किसी भी काम धंधे को शुरू करने के लिए। समझ गए? इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो कि पूंजी का वह अंश जिसकी सहायता से कोई संस्था या बैंक अपना कारोबार शुरू करती है। समझ गए? ठीक है ना? इसी को क्या बोलेंगे? टायर 1 कैपिटल बोलेंगे। कल को यदि प्री में आपके आ जाएगा टायर 1 कैपिटल से संबंधित किसी बैंक के बारे में कोई स्टेटमेंट आ जाए तो समझ जाना कि इसकी जेब में स्टार्टिंग में कितने रुपए थे धंधा पानी कारोबार शुरू करने के लिए। उसी को हम क्या बोलते हैं? टायर 1 कैपिटल बोलते हैं। किसी बैंक के मालिक या शेयर धारकों द्वारा जितनी पूंजी निवेशित की जाती है उस बैंक में, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्वामित्व पूंजी कहते हैं। समझ गए? ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरा आप समझ लेते हैं। दूसरा है अपना ऋण पूंजी। क्या है बेटा? ऋण पूंजी, जिसको हम क्या बोलते हैं? डेब्ट कैपिटल। क्या बोलते हैं? डेब्ट कैपिटल। अच्छा, आने वाले लेक्चर्स में तो क्या रहेगा प्यारे बच्चों, ये ना जो सीधा सीधा हलवा खिलाने का जो सिस्टम है ना, बिल्कुल ठीक नहीं लगता मुझे। ये सेल्फ मेड नहीं बना रहा, ये तुम्हें नकारा बना देगा। अब भैया अभी मैं वर्तमान में जैसे ये आपको मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, इसके बाद तुरंत मैं आपको 7 दिन का एक आने वाले समय में हम इकोनॉमी में क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको शेड्यूल भेज दूंगा। अब आपको क्या करना है बेटा, जो भी आपके पास बुक है, कोई सी भी बुक है इकोनॉमिक्स की, उसको वो टॉपिक पढ़ लेना। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं बैंकिंग, प्लस आप पढ़ रहे हैं भैया फाइनेंशियल प्रणाली, जो भी वित्तीय प्रणाली, तो ये टॉपिक आपकी इस बुक में होना चाहिए। उस बुक में से पढ़ लो, चाहे वो रमेश सिंह जी की बुक हो, एक बुक पढ़ के पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है ना? ये सीधे सीधे यदि तुम कभी किसी वस्तु के बारे में नहीं जानते और मैं आपको सीधे पढ़ाने लग जाऊँ तो ये ठीक अप्रोच नहीं है, ये बिल्कुल ठीक अप्रोच नहीं है। तय मान लेना, इससे तो तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। तो आने वाले समय में मैं यही करने वाला हूँ, आपको बता दूंगा कि भैया कल हम ये पढ़ेंगे और आपके पास जो भी किताब है उस किताब में से पढ़ के आ जाना। तो जब मैं आपसे कुछ चीज़ों के बारे में चर्चा करूँगा ना, तब आपके दिमाग में वो बड़े अच्छे से समझ में आएगा और आप उसमें कुछ ना कुछ जोड़ पाओगे बेटा, है ना? यूँ नहीं सीधे किताब कॉपी लेके आके बैठ गए, क्लास चल रही है, चलो साहब सुन लेते हैं सर जो समझा रहे हैं, ठीक है? ऐसे नहीं, उसको एक बार पढ़ के आना पड़ेगा। देखो, मैं आपके साथ इनफैक्ट परसों से करंट अफेयर्स के बारे में भी हम डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। करंट अफेयर्स में भी मेरी क्या प्लानिंग है कि आपको मॉर्निंग में द हिंदू और साथ में दैनिक जागरण, ये 2 ही अखबार हम देखेंगे। इन दोनों अखबारों की एडिटोरियल, ये जो मुझे ठीक लगता है कि साहब ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, तो वो न्यूज़ की मैं आपको आर्काइव आपको भेज दूंगा। ठीक है? कैसे भेज दूंगा? मैं आपको ये न्यूज़ के आर्काइव अपने टेलीग्राम ऐप पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आपको क्या करना है, सुबह बेटा आधे घंटे लगा के, 15-20 मिनट लगा के, पौन घंटा लगा के, कुछ भी करके ये सारे जितने भी आर्टिकल मैं भेजूंगा उस दिन के एक बार पढ़ लेना, प्रेम से पढ़ लेना। ठीक है ना? केवल पढ़ लेना। रात को फिर भैया सोने से पहले 9 से 10 हम बैठेंगे और जो भैया ये आर्टिकल आपने मॉर्निंग में गो थ्रू हुए थे, इनको हम पॉइंट वाइज में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? और कैसे भैया इनको सिनॉप्सिस बनाना इन पॉइंट्स के, वो भी मैं साथ साथ आपके हाथों हाथ बनवा दूंगा, वो मैं बनवा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी। लेकिन भैया वो कहते हैं ना, मिट्टी के माधो बन के सीधे नहीं आ जाना कि भैया हिंदू की क्लास चल रही है, बड़े बड़े भाई बेवकूफ़ की तरह समझा रहे हैं। ठीक है? अरे भैया कोई लाभ नहीं रहेगा जब तक कि उसको आपने खुद नहीं पढ़ा है। समझ गए? खुद नहीं पढ़ा है तो कोई लाभ नहीं रहेगा। इमोशनल होके तैयारी करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। दिमाग लगाओ बेटा और उसी तरीके से पढ़ाई करो। तो आपको मैं करंट अफेयर्स का शेड्यूल दे दूंगा, डेली आपको मॉर्निंग में पोस्ट कर दूंगा कि भैया ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को पढ़ लेना आज। तो मॉर्निंग में, शाम तक, दोपहर तक, जब भी तुम्हें समय मिले तो तुम्हें बेटा ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेने हैं। और रात को 9 से 10 PM पर हम बैठेंगे और जितने भी दिन के टॉपिक्स थे उन टॉपिक्स को डिस्कस कर लेंगे सोने से पहले। तो दिमाग में आपके करंट अफेयर्स बिल्कुल ताज़ा माल रहेगा।
डेली के डेली उसको डिस्कस कर लेंगे। दिन भर का जो पढ़ा है उसको भी फिर करंट अफेयर से तुम रिलेट कर सकते हो। सपोज करो तुम पॉलिटी पढ़ी, तुमने हिस्ट्री पढ़ी, तो दिन भर में जो भी पढ़ी और कोई ऐसी न्यूज़ आ गई भैया पॉलिटी और हिस्ट्री की, देन यू कैन ईजिली को रिलेट कर पाओगे उस टॉपिक से। समझ गए? तो ये नेक्स्ट अपना स्टेप रहेगा। सेल्फ मेड बनना है तुम्हें, नहीं तो बेटा सिलेक्शन नहीं होगा। यूट्यूब पे फ्री में चीज़ें मिल रही हैं तो उन्हें देख देख के बावड़े मत बनो, ठीक है? इसको मैं अभी मिटा देता हूँ। चलो ऋण पूंजी के बारे में देख लेते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, डेब्ट कैपिटल। किसके बारे में? डेब्ट कैपिटल के बारे में समझ लेते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है बेटा कि आप बैंक से जो पैसा लेके आते हैं, ठीक है ना, बैंक के पास जो पैसा लेके आए आप ऋण लेके आए, ठीक है ना, मतलब ऋण लेके आए किसके लिए कि सॉरी बैंक से नहीं, इसको ऐसे कर लो आप, जैसे विकास जी ने बैंक खोला, इसको यूँ समझ लो, विकास जी ने यहाँ पे बैंक खोला, ठीक है। अब विकास जी ने बैंक खोला तो उनके पास 20 रुपये तो क्या थी, स्वामित्व पूंजी थी। कितनी थी? ओन्ड कैपिटल थी। और क्या किया मैंने, और लोन लेके और आ गया, क्या धंधा पानी शुरू करने के लिए 20 रुपये लोन लेके आ गया। तो ये जो लोन लेके आया हूँ ना बेटा, ये क्या कहलाएगी, मेरी ऋण पूंजी कहलाएगी। कैसी पूंजी कहलाएगी? ऋण पूंजी कहलाएगी। कि भैया इनके पास खुद के पास तो 20 रुपये थे और बाजार से जो ऋण लेके आए वो कितने रुपए लेके आए, 20 रुपये लेके आए। तो मेरे पास बैंक शुरू करने के लिए अब कितने रुपए हो गए, 40 रुपये हो गए। कितने रुपये हो गए बेटा? 40 रुपये हो गए। इसी को क्या बोलते हैं? ऋण कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, ऋण पूंजी या डेब्ट कैपिटल बोलते हैं। मतलब कि एक निश्चित ब्याज के वायदे पे, क्या, एक निश्चित ब्याज के वायदे पर उगाई गई पूंजी को ऋण पूंजी कहते हैं। क्या? उगाई गई, बोलते हैं ना पैसा उगाने गया बेटा वो मांगने गया, तो उगाई गई पूंजी को क्या बोलते हैं? ऋण पूंजी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऋण पूंजी कहते हैं। समझ गए? क्लियर है? इसको ही बेटा एक नाम जो मैं आपको बता दूं, टायर 2 कैपिटल भी इसी को बोलते हैं। टायर 2 कैपिटल भी इसी को बोलते हैं। अब कल को आपसे कोई भी धुरंधर बोले ना कि टायर 2 कैपिटल क्या होती है, तो उसको बता देना बेटा कि जब तू धंधा स्टार्ट करेगा ना, और धंधा स्टार्ट करने के लिए जब पैसा लेके आएगा धंधे को बढ़ाने के लिए, क्योंकि धंधा तो भैया 100 रुपये में स्टार्ट होगा और तेरे पास पैसे हैं 20 रुपये या 30 रुपये या 40 रुपये या 50 रुपये, तो जो उस धंधे बढ़ाने के लिए आप पैसा लेके आओगे ना, बाजार से ऋण लेके आओगे, उसी को क्या बोलेंगे? टायर 2 कैपिटल बोलेंगे। समझ गए? और टायर 1 कैपिटल किसको बोलेंगे? जो आपके पास खुद के पास पैसा है निवेश करने के लिए, है ना, आपकी जेब में जो कारोबार बढ़ाने के लिए पैसा है, उसको क्या बोलेंगे? टायर 1 कैपिटल बोलेंगे। और टायर 2 कैपिटल किसको बोलेंगे बेटा? साथ साथ जो आप धंधा बढ़ाने के लिए लोन लेके आ रहे हैं ना पैसे को, उसको क्या बोलेंगे? टायर 2 कैपिटल बोलेंगे। ये बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज में यूज़ में की जाती है। समझ गए? ठीक है। अब तीसरा और समझ लो बेटा, तीसरा हम नीचे समझ लेते हैं। तीसरा क्या था बेटा? डिपॉजिट कैपिटल। क्या था? डिपॉजिट कैपिटल। और ये डिपॉजिट कैपिटल क्या होती है? अरे भैया बड़ी सिंपल सी बात है, लोगों से बचत संग्रह करने के लिए हम बोलते हैं ना कि बैंकों में पैसा जमा कराओ, ठीक है ना। और वो 4 अकाउंट आप जानती हैं, ठीक है, कौन कौन से हो गए? एक तो करंट अकाउंट हो गया, एक हमने देखा सेविंग अकाउंट हो गया, एक अपना रिकरिंग अकाउंट था, ठीक है ना, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, एक अपना एफडी अकाउंट था। हिंदी में भैया चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती खाता और सावधि खाता। ये 4 प्रकार के जो हमारे खाते से पैसे आए बैंक के पास, इस बैंक के पास जो पैसे आए, इसी पैसे को तो आगे आप किस में डालोगे? लोन देने के लिए डालोगे, ठीक है ना। तो ये भी आपके पास पूंजी मिल गई, एक तरीके से पूंजी मिल गई ना आपको बेटा, ये समझ गए। मतलब लोगों से बचत संग्रह करने के लिए सभी बैंक किस प्रकार से? 4 प्रकार से जमा स्वीकार करते हैं, ठीक है ना। इन्हीं खातों से करंट अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट, रेकरिंग अकाउंट और आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। और ये चारों खातों में पैसा कौन जमा कराता है? यहाँ के भारत देश के निवासी, मतलब रेजिडेंट। कौन से? रेजिडेंट। बेटा मैंने निवासी बोला है, ध्यान रखना, नागरिक नहीं, निवासी, भारत देश में रहने वाले निवासी, उन व्यक्तियों के द्वारा खोला जाता है। और आपने एक और देखा था साथ में, कौन सा? वो अनिवासी भारतीयों वाले खाते, एनआरआई वाले खाते, नॉन रेजिडेंट इंडियन वाले खाते। और वो 3 खाते आपने देखे थे ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान में होना चाहिए भैया डिपॉजिट कैपिटल क्या होती है। ये कौन कौन से खाते थे अपने देखे थे? FCNR, इस पर इतना दिमाग मत लगाना, NRER, ये तो मैं केवल आपको बता रहा हूँ जिससे आपको एक बार रिकैप हो जाए। ये 3 प्रकार के खाते और थे। किसके? NRI, जो बेटा अनिवासी अपने भारतीय होते हैं, उनके द्वारा ये खाते खोले जाते हैं। समझ गए? क्लियर है? तीनों प्रकार से हम क्या करते हैं?
इन तीनों प्रकार से हम हमारे देयता का सृजन करते हैं। किसका? देयता का सृजन करते हैं। और देयता का सृजन से क्या तात्पर्य बेटा कि भैया बैंक को कैसे लाभ मिलेगा। ये तो धंधा ऐसा ही है ना, जब तुम्हारे पास पैसा आएगा उस पैसे को आगे आप दोगे और उस पर ब्याज कमाओगे, तभी तो आप ये बैंक की समृद्धि कर पाओगे या बैंक को लाभ पे ले पाओगे। समझ गए? मतलब लायबिलिटी में जब पैसा आएगा, इसी पैसे को तो भैया आप लोन वगैरह दोगे। किसको दोगे आपने? जैसे प्रोडक्शन हाउस को दे दिया, किसी हाउस होल्ड को दे दिया। हाउस होल्ड से मेरा क्या तात्पर्य बेटा? हाउस होल्ड से मेरा तात्पर्य आपने होम लोन वगैरह के लिए दे दिया, ठीक है ना। आपने गवर्नमेंट को लोन दे दिया, तो ये कब दे पाओगे? जब बेटा आपके पास लायबिलिटी होगी। लायबिलिटी आप कैसे इकट्ठी कर पाओगे? आप ये तो कहोगे एक काम करो बेटा, अधिक से अधिक तो डिपॉजिट, मतलब ये अपने बचत खाते खुलाओ। तो हमारे पास बचत खातों के द्वारा जो पैसा आएगा उसको क्या बोलेंगे? डिपॉजिट कैपिटल बोलेंगे। फिर हमने क्या बोला बेटा? बाजार से अपने धंधे को बढ़ाने के लिए ऋण भी लेके आए, तो वो कौन सी पूंजी कहलाएगी? ऋण पूंजी कहलाएगी। एक होती है बेटा स्वामित्व पूंजी, कि आप अपनी जेब से भी तो कुछ पैसा लगाओगे, धंधा स्टार्ट कर रहे हो। तो इन तीनों के द्वारा बैंक क्या लेके आता है? पैसे लेके आता है, और इस पैसे को फिर क्या करता है? आगे सर्कुलेट करता है। क्या करता है? आगे सर्कुलेट करता है। कंपनीज़ को, प्रोडक्शन हाउसेस को देता है, अपने जैसे होम लोन के लिए हमें देता है, और सरकार को भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो देता है। तो ये बेसिकली एक चक्र चल जाता है। समझ गए? यहाँ तक क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर? चलो अब छोटी मोटी चीज़ें और समझ लेते हैं। छोटी मोटी चीज़ें और समझ लेते हैं। देखो बेटा, आप ध्यान करो, एक चीज़ और समझो। एक शब्द आता है मांग जमा, जिसको हम बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। अब मांग जमा क्यों कहते हैं? और मांग जमा में बेटा दो खाते आते हैं। हमने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराया और करंट अकाउंट में पैसा जमा कराया। तो इस प्रकार के खातों को हम क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट वाले खाते बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि भैया हम कभी भी इनसे पैसा निकाल सकते हैं। कोई है क्या सेविंग बैंक अकाउंट में कभी भी जाके हम पैसा मांग सकते हैं, बेटा हमारा पैसा वापस करो। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। समझ गए? चालू खाता, बचत खाता, इनकी राशियों को यदि आप जोड़ देते हैं तो जितनी राशि बैंक के पास है तो हम क्या बोलेंगे? उनके पास डिमांड डिपॉजिट इतनी है। कल को आप किसी बैंक में गए, SBI के पास गए, और SBI से जाके आपने बोला कि ओए सुनो भैया, आपके पास डिमांड डिपॉजिट कितनी है? कितनी है डिमांड डिपॉजिट कितनी है? तो बैंक वाला क्या करेगा? वो क्या करेगा? अपना सेविंग बैंक अकाउंट में जितना पैसा है प्लस करंट अकाउंट में जितना पैसा है वो जोड़ के आपको बता देगा कि साहब देखो 100 रुपये तो पड़े हैं सेविंग में, करंट अकाउंट में पड़े हैं 200 रुपये, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो मेरे पास हो गए 300 रुपये। तो भैया हमारे पास जो डिमांड डिपॉजिट है साहब वो कितने रुपये पड़ी है? 300 रुपये पड़ी है। समझ गए? डिमांड डिपॉजिट क्या होती है? मांग जमा क्यों होती है? क्लियर? अच्छा, वहीं प्यारे बच्चों दूसरी तरफ क्या होता है? एक होती है, हमने देखा था कि पिताजी ने FD कराई अपनी बच्ची की शादी के समय से, FD को तोड़वाऊंगा या FD को मैच्योर करवाऊंगा, जिसको हमने क्या बोला था? सावधि खाता बोला था, फिक्स्ड डिपॉजिट। क्या बोला था? फिक्स्ड डिपॉजिट बोला था। एक हमने देखा था रिकरिंग डिपॉजिट। क्या? एक रिकरिंग डिपॉजिट देखा था। रिकरिंग डिपॉजिट में भी क्या था बेटा कि हम हर महीने कुछ पैसा या जमा कराते थे और हमने 1 साल के लिए वो रिकरिंग खाता खुलवाया था, आवर्ती खाता खुलवाया था कि 12 महीने बाद हम ये पैसा बैंक से निकाल लेंगे। समझ गए? अब ये फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट है, इसमें तो भैया आप एक बार ही पैसा निकाल सकते हो ना। तो इस प्रकार के खाते को क्या बोलते हैं? आवधि जमा। क्या बोलते हैं? आवधि जमा। क्या बोलते हैं? आवधि जमा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? टर्म डिपॉजिट। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? टर्म डिपॉजिट। TD। इन शब्दावली को ध्यान कर लो, खूब आपके अखबार में आएंगी अब जब हम पढ़ेंगे आगे कि टर्म डिपॉजिट बैंक के पास इतनी है, डिमांड डिपॉजिट बैंक के पास इतनी है। समझ गए? क्या बोला मैंने? डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, इनको अच्छे से समझ लेना। और टर्म डिपॉजिट मतलब अवधि जमा, मतलब कि फिक्स डिपॉजिट में जो पैसा है, और रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा है, मतलब एक ही बार हम निकाल सकते हैं। अब ये क्या हो गया भैया? टर्म डिपॉजिट, आप गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास और आपने बोला कि भाई साहब तुम्हारे यहाँ पर ये बताओ टर्म डिपॉजिट कितनी है, टर्म डिपॉजिट कितनी है? तो बैंक वाले ने कहा सर अभी बताता हूँ आपको। उसने अपने यहाँ फिक्स्ड डिपॉजिट में जितना पैसा था और रिकरिंग डिपॉजिट में जितना पैसा था वो जोड़ के बता दिया कि साहब हमारे यहाँ पर जो टर्म डिपॉजिट है वो इतने रुपए, फिक्स डिपॉजिट में 100 रुपये हैं और रिकरिंग डिपॉजिट में 80 रुपये हैं। तो भैया टर्म डिपॉजिट कितना हो गया आपके पास? 180 रुपये हो गया। क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर लेना, हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कर लेंगे। देखो बेटा, आज क्या मैं अभी तुरंत ही पहुँचा हूँ जयपुर, है ना, बाहर गया हुआ था आज, आप सभी को यदि जानकारी हो तो, इसलिए इसको अपन लाइव सेशन इसलिए नहीं ले पाए कि आती बेटा मैंने इसको एक बार आपसे डिस्कस कर लूँ। तो लाइव सेशन के लिए की जनरेट करनी पड़ती है, जो अपन कल से कर लेंगे। इनिशियली आपको ये चीज़ समझ में तो आ जाए, और कोई भी दिक्कत हो तो कल आप मुझसे पूछ ही सकते हो। समझ गए?
टर्म डिपॉजिट और डिमांड डिपॉजिट। वैसे अपन ने कोई कसर छोड़ी नहीं है, तुम चिंता मत करो, बस प्यार से धीरे धीरे इनको समझते जाओ, ठीक है। अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो। मैं पुनः अपने उसी पहले पन्ने पे आ जाता हूँ जो मैंने स्टार्टिंग आपसे समझाई थी। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं, अगर तुम ध्यान दे के पढ़ रहे हो तो मैंने आपसे पूछी ग्रॉस डिपॉजिट क्या होती है, ग्रॉस डिपॉजिट क्या होती है, तो आप मुझे बता दोगे क्या? ये रही बेटा ग्रॉस डिपॉजिट। मैंने आपसे क्या कहा था? मैंने आपसे कहा था कि ये जो तीन हैं, क्या सॉरी चारों खाते हैं, चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती खाता, सावधि खाता, क्या इन चारों खातों में जो पैसा जमा है उनको अगर मैं जोड़ दूं तो क्या कहलाएगी? वो ग्रॉस डिपॉजिट कहलाएगी, ठीक है। इसी चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ अभी। तुम्हें आनंद आना चाहिए। देखो हम रटे रटाए काम नहीं कर रहे, ये आपकी बहुत सॉलिड फाउंडेशन बना देगी बैंकिंग की, ठीक है। पीपीटी के चक्कर में तो लुट जाओगे। इनिशियली बड़ी आकर्षक लगती हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म में दिक्कत पैदा कर देगी। इनसे नोट्स बना लेना, जैसे ही मैं समझा रहा हूँ इनको अपने शॉर्ट नोट्स में। चलो, मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपसे बोला ग्रॉस डिपॉजिट। क्या बोला? ग्रॉस डिपॉजिट। चलो, एक चीज़ मैं पुनः कर लेता हूँ। हमने भैया कौन कौन से देखे थे जमा खाते? एक हमने देखा था सेविंग बैंक अकाउंट, एक हमने देखा था करंट अकाउंट, ठीक है। एक हमने देखा था बेटा अपना आवर्ती खाता जिसको हम रिकरेंट अकाउंट बोलते हैं। एक हमने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट देखा था, मतलब फिक्स डिपॉजिट खाता देखा था, ठीक है ना। ये चार प्रकार के देखे थे ना। तभी फिर हमने एक चीज़ और देखी कि यदि इन दोनों को, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? मांग जमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कि भैया कभी भी पैसा मांग सकते हो ना, इसीलिए इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट। इतनी बार बेटा समझा दूंगा कि दिमाग में छप जाएगा तुम्हारे ये। दूसरा, फिर हमने समझा बेटा ये जो रिकरिंग अकाउंट है जिसको हमने बोला आवर्ती खाता, और ये अपना क्या था? फिक्स्ड अकाउंट। फिक्स्ड अकाउंट मतलब हो गया बेटा आपका ये सावधि खाता, ठीक है ना। इन दोनों को हमने क्या बोला? इनको हमने बोला बेटा टर्म डिपॉजिट। क्या बोला इनको हमने? टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट से मेरा क्या आशय है बेटा? अवधि जमा, मतलब कोई ना कोई अवधि फिक्स है ना, उसके लिए जमा कराया ना आपने। और ऐसे थोड़ी मांग सकते हो उठ के चले गए अगले दिन कि भैया बैंक में से पैसा निकाल दो ना। दे तो देंगे बैंक वाले, लेकिन बेटा उसके लिए फिर आपको बहुत कम ब्याज दर पे वो पैसा वापस मिलेगा, ठीक है ना। मतलब कि जो सेविंग बैंक अकाउंट में जो आपको ब्याज मिलता है ना, वही आपको मिलेगा। फिक्स डिपॉजिट में जो अधिक ब्याज आपको मिलने वाला था ना, वो ब्याज आपको नहीं मिलेगा। समझ गए? अब देखो बेटा, मांग जमा और ये टर्म डिपॉजिट को मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा? ग्रॉस डिपॉजिट। अभी हमने देखा था ना कि चारों खाते में पैसे को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ग्रॉस डिपॉजिट बन जाएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं? सकल जमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सकल जमा। अब मेरे जैसा आदमी और चले गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके उसने बोला कि साहब तुम्हारे बैंक में कितना ग्रॉस डिपॉजिट है, कितना ग्रॉस डिपॉजिट है। तो उसने क्या किया? डिमांड डिपॉजिट देखी अपने यहाँ पर कितनी है, मतलब कि सेविंग बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, करंट अकाउंट में कितना पैसा है। फिर उसने देखा टर्म डिपॉजिट कितनी है, मतलब कि रिकरिंग अकाउंट में कितना पैसा है और फिक्स डिपॉजिट में कितना पैसा है। इन दोनों को जोड़ के उसने मुझे बता दिया कि साहब देखो हमारे यहाँ पर ग्रॉस डिपॉजिट इतना है। मतलब कि जो सकल जमा की यदि आप बात करते हो तो इतना है। क्या? सकल जमा की यदि आप बात करते हो तो हमारे पास इतना है। मतलब कि डिमांड डिपॉजिट अगर 100 रुपये है और ये अपने पास 80 रुपये है, तो टोटल ग्रॉस डिपॉजिट 180 रुपये है उस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास। क्लियर है यहाँ तक? कोई भी समस्या? इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। अब अगली चीज़ समझो, अगली चीज़ समझो बेटा। बड़े धीरे धीरे बड़े प्यार से आगे चल रहे हैं अपन, बिल्कुल लोड मत लेना। अगली टर्म है बेटा ग्रॉस। ये सब बेटा नींव है। जैसे हमने बेटा डिमांड डिपॉजिट देखी, टर्म डिपॉजिट देखी, मतलब कि पहले हमने मांग जमा समझी, फिर हमने अवधि जमा समझी, फिर हमने समझा कि बेटा इन दोनों को जोड़ देंगे तो ग्रॉस डिपॉजिट बन जाती है। और एक शब्दावली आती है GDTL, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डिमांड, जो हमने देखी ना, डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी। क्या बोला मैंने? इसको बोलेंगे बेटा सकल मांग एवं अवधि देयता। इसी से क्लियर हो जाना चाहिए, सकल मांग एवं अवधि देयता, मतलब ग्रॉस डिमांड
मतलब डिमांड और टर्म लाइबिलिटी। और ये सकल मांग कौन सी है आपके, डिमांड डिपॉजिट, और आवधि कौन सी है, टर्म डिपॉजिट। क्लियर है ना, ये भी रट जाएगा तुम्हें, बिल्कुल लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। तो GDTL क्या होता है बेटा, जो हमारी ग्रॉस डिपॉजिट थी ना, और ग्रॉस डिपॉजिट हमारी क्या थी, ग्रॉस डिपॉजिट हमारी थी प्यारे बच्चों डिमांड डिपॉजिट प्लस टर्म डिपॉजिट, ठीक है ना, इन दोनों का जोड़ ही था ना। अच्छा, इसके अंतर्गत यदि आप ब्याज और जोड़ दो, क्या इन जमाओं पर कुछ ब्याज दोगे ना, ठीक है ना, इन डिमांड डिपॉजिट टर्म डिपॉजिट पे कुछ तो ब्याज दोगे। इस ब्याज को यदि आप जोड़ देते हो तो क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों, GDTL कहलाती है। क्या कहलाती है, GDTL कहलाती है, सकल मांग एवं अवधि देयता। इसको ऐसे ही याद करना, GDTL ग्रॉस डिपॉजिट, सॉरी ग्रॉस डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटी। क्या, ग्रॉस डिमांड एवं टर्म लाइबिलिटी। और ये क्या है बेटा, ये अलग है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको ध्यान रखना बेटा, ग्रॉस डिपॉजिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यहाँ लिख देता हूँ, ये ग्रॉस डिपॉजिट अपनी, और ये क्या है बेटा अपनी, ग्रॉस डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटी। ठीक है ना, क्लियर है, क्लियर। अच्छा, मैं तुम्हारे साथ पुनः एक चीज़ और शेयर कर देता हूँ, रिवीजन मतलब रिकैप, थोड़ा सा जो हमने पढ़ा। पहली चीज़, मांग जमा, इतनी बार मैं समझा दूंगा बेटा, यहीं पर तुम्हारे जम जाएगा दिमाग में, चिंता ही मत करो। मांग जमा और अवधि जमा, ये क्या कहलाता है, सकल जमा, जिसको हम बोलते हैं ग्रॉस डिपॉजिट। क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डिपॉजिट। बेटे टर्म याद करनी पड़ेगी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा हमने देखा बेटा, ये जो सकल जमा था, इस जमा पर हम ब्याज भी तो देते हैं बेटा, ये ब्याज तो हमने जोड़ी नहीं, ये ब्याज भी तो हमें देनी पड़ेगी, ये भी हमारी क्या है, लाइबिलिटी है ना, ये भी हमारी देयता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं ग्रॉस लाइबिलिटी, ग्रॉस लाइबिलिटी, या इसको बोलते हैं GDTL। क्या बोलते हैं, GDTL, समझ गए। और GDTL क्या था आपका, GDTL ग्रॉस डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटी थी। बेटा एक चीज़ तो ये समझी आपने, दूसरी चीज़ आपने ये समझी, और ये कहाँ से आई है, ये बेटा यहीं से आई है। ये जो ग्रॉस डिपॉजिट है ना, ये यहाँ आई, इसमें ब्याज जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये GDTL बन गया। क्लियर है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब इसमें एक चीज़ और समझ लो, इसके बाद आज का हम सेशन यहीं ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसको आपको रिवाइज करना है। छोटी छोटी बड़ी प्यारी प्यारी चीज़ें हैं, इसको एक बार देख लेना, एक दो बार रिवाइज करने के हिसाब से भी अगर वीडियो देख लोगे ना फटाफट करके, तो ये तुम्हारे दिमाग में छप जाएगी। ये क्या बेटा, बैंकिंग की नींव बनाने का प्रयास कर रहे हैं अपन, ये नींव बन गई ना तो आगे की सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, एक टर्म होती है बेटा IBL, जिसको हम बोलते हैं इंटर बैंक लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं, इंटर बैंक लाइबिलिटी। इसको हिंदी में बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अंतर बैंक देयता, अंतर बैंक देयता। क्लियर। अच्छा, ये क्या भला है सर इंटर बैंक लाइबिलिटी, देखो आपको शब्दों से पकड़ लो। अंतर बैंक मतलब कि दो बैंकों की बात हो रही है, हम कहते हैं ना अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राज्यीय संबंध, मतलब कि दो राज्यों में या दो देशों में संबंध की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से बेटा अंतर बैंक देयता, एक बैंक A है और एक बैंक कौन सी है B, ये दो आपस में कोई लेन देन करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, इंटर बैंक लाइबिलिटी। मतलब कि A ने कोई पैसा लिया B से, मतलब A ने कोई पैसा लिया B से, तो भैया A के लिए क्या हो जाएगी, पैसा देना लाइबिलिटी होगी ना। इसी तरीके से B ने कोई पैसा लिया A से, तो B को जो पैसा लौटाना पड़ेगा वो B के लिए लाइबिलिटी हो गई ना। और ये बैंक भी बेटा आपस में पैसा लेते रहते हैं। जैसे आपस में दो व्यापारी होते हैं ना, एक विकास व्यापारी है और एक सपोज व्यापारी अपना सूर्य प्रकाश है, तो ये दोनों भी आपस में जब धंधा करते हैं, कहता है विकास की भाई सूर्य प्रकाश एक काम कर 100 रुपये देना यार, आज थोड़ी पैसे कम है मेरे पास, मुझे पेमेंट करना है। इसी प्रकार सूर्य प्रकाश भी कभी पैसे ले लेता है विकास से कि यार विकास एक काम कर भाई 80 रुपये देना, आज मेरे यहाँ पर पैसा, मेरे पास भी गले में आज पैसा कम है। तो ये आपस में बेटा दुकानदार भी आपस में करते हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से बैंक भी आपस में करती है। ये अंतर बैंक जो आपस में लेन देन करते हैं और जो पैसा जिससे लेता है उसके लिए वो क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है। समझ गए। तो इंटर बैंक लाइबिलिटी का मूल आप समझ चुके हो। मैं इसको और आपको विस्तृत करके और बता देता हूँ। इंटर बैंक लाइबिलिटी देखो क्या है कि जैसे कि मैं हूँ विकास, ठीक है ना, और ये सूर्य प्रकाश को लेते हैं।
अब मैंने क्या किया, कुछ पैसा इसके सूर्य प्रकाश के अकाउंट में जमा कराया, ठीक है ना, और सूर्य प्रकाश भी कभी कभी मेरे अकाउंट में कुछ पैसा जमा करा देता है। तो ये जो हम आपस में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं इसको क्या बोलते हैं, पैसा ट्रांसफ़र करना। क्या, पैसा ट्रांसफ़र करना, ठीक है ना। ये ट्रांसफ़र जैसे करते हैं ऐसे बैंक भी ट्रांसफ़र करता है, और विभिन्न बैंक एक दूसरे के यहाँ अपने खाते रखते हैं ये ट्रांसफ़र करने के लिए। ऐसे नहीं करते जाके दे दिए। सपोज़ करो SBI बैंक है, ठीक है, और ये BOB बैंक है। BOB ने क्या कर रखा है, SBI अकाउंट में अपना BOB ने SBI बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रखा होता है। इसी तरीके SBI बैंक ने भी BOB में अकाउंट खुलवा रखा होता है। तो जो पैसा ट्रांसफ़र करेंगे कैसा करेंगे, BOB क्या करेगा, जो बैंक का अकाउंट SBI में खुला रखा है उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर देगा, और SBI क्या करेगा, SBI BOB में जो अकाउंट खुलवा रखा है उसमें पैसा ट्रांसफ़र करेगा। ये सभी बैंकों में अपने आपस के बेटा अकाउंट खुलवा के रखते हैं, ठीक है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, इंटर बैंक अकाउंट। देखो बेटा ये बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं और वही चीज़ें हैं जो हम सामान्य रूप से हम आपस में करते हैं, बस इनका लेवल थोड़ा सा बड़ा कर दिया। लेवल बड़ा से मेरा क्या तात्पर्य है कि भैया ये बैंकिंग के स्तर पर काम में आ रहा है, इसलिए इसको हम भैया शब्दावली दूसरा ले लेते हैं, बाकी काम तो वही होने हैं जो बेस लेवल पे होते हैं, ठीक है। आप और मैं मेरे खाते में जब पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उसको हम बोलते हैं भैया अंतरण। इसी तरीके से आपस में दो बैंक भी अपने खातों में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, और ये क्या होते हैं, SBI को खाता खुलवाना पड़ता है BOB में, और BOB को खाता खुलवाना पड़ता है SBI में, क्योंकि बेटा कैश तो ट्रांजेक्शन होगा नहीं, तो किसी खातों में ही तो होगा। तो ये आपस में अपने जहाँ पर अकाउंट खुलवा लेते हैं और पैसा ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इंटर बैंक अकाउंट। क्या बोलते हैं, अंतर बैंक खाता। मतलब कि SBI का खाता BOB में और BOB का खाता SBI में, अंतर बैंक खाता, ठीक है ना। अब बेटा होता क्या है, सपोज़ करो, है ना, सपोज़ करो ये SBI बैंक है, ठीक है, और ये BOB बैंक है। अब क्या होता है बेटा, ये इंटर बैंक लायबिलिटी क्या होती है समझ लो। SBI को एकदम से कोई बड़ा आदमी आ गया जिसके पैसे 10 करोड़ रुपए जमा थे, ज़्यादा पैसे जमा करे, तो बोलने के साथ मुझे तो सारे 10 करोड़ के पैसे मेरे निकाल के दो, तुरंत ही दो, मांग जमा, समझ गए ना, कभी भी मांग कर सकता है ना ये। तो बैंक ने बोला अरे एकदम से 10 करोड़ रुपए पैसे मांगने आ गया, ये तो इतना तो पैसे ही नहीं है इस समय हमारे पास। तो SBI क्या करेगा, BOB के पास जाएगा, BOB से बोलेगा यार भाई एक काम कर, मुझे अभी 2 करोड़ रुपए दे दे आज के लिए, कल मैं तेरे को वापस कर दूंगा, ठीक है। 2 करोड़ रुपए लेके कौन आ गया, SBI बैंक आ गया। तो ये जो 2 करोड़ रुपए लेके आया मेरे प्यारे बच्चों, ये 2 करोड़ रुपए क्या बन गई, लायबिलिटी बन गई, किसकी, SBI की। SBI की क्या बन गई बेटा, ये लाइबिलिटी। और SBI की ये जो लाइबिलिटी बन गई इसी को हम क्या कहते हैं, इंटर बैंक लाइबिलिटी। ये आपस में तो बेटा लोन लेते हैं, है ना, इंटर बैंक लाइबिलिटी, समझ गए ना, ठीक है, समझ गए, चलो बहुत बढ़िया। अब इसमें हल्की सी बात आगे और समझ लो। एक एग्जाम्पल तो बेटा ये था, एक एग्जाम्पल और समझ लो कि आप सभी जानते हो कि हर व्यक्ति के बैंकों में करोड़ों खाते हैं, मतलब आपस में देखो तो आप करोड़ों खाते हैं। सपोज़ करो BOB में 1 लाख खाते हैं, SBI में 5 लाख खाते हैं, ठीक है। अब ये आपस में भी भैया इन खातेदारों का पैसा BOB में जमा करना, BOB का SBI में जमा करना, और इसके लिए भी बेटा ये इंटर बैंक अकाउंट्स काम करते हैं। क्या, इंटर बैंक अकाउंट्स काम करते हैं, समझ गए, क्लियर है। मतलब कि ये जितने भी करोड़ों खातों से होने वाली राशि के ट्रांसफ़र को बड़े सुचारू रूप से चलाने के लिए भी विभिन्न बैंक एक दूसरे के यहाँ पर खाते खोल लेते हैं, ठीक है। चलो आगे चीज़ समझ लो इसमें। अब मैं अगेन एक सूत्र लिख रहा हूँ आपके लिए, ये तो अब आप खूब समझ गए ना, GDTL, डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटी, और कैसी, ग्रॉस। अब बड़ा इसमें से जो इंटर बैंक लाइबिलिटी ना ये अपन को घटानी पड़ेगी, इंटर बैंक लाइबिलिटी हमें घटानी पड़ेगी। मतलब आपस में जो बैंकों में लाइबिलिटी हो रही है ना, सपोज़ करो कि आपके SBI बैंक के 1 लाख खातों का एक दिन में पैसा, कुछ पैसा किसके पास चले गया, BOB में आपने डाल दिया, ठीक है ना। तो भैया क्या हो गया, ये BOB के पास आपने ट्रांसफ़र तो कर दिया, जैसे आज आपने ट्रांसफ़र किया पैसा किस में, BOB में, लेकिन ये BOB में पैसा पहुंचेगा मान लो परसों। कब पहुंचेगा, परसों, मतलब 1 तारीख को पैसा ट्रांसफ़र किया और 3 तारीख को पहुंचेगा, तो 2 तारीख को पैसा कहाँ है, बीच में ना, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, आपका जो एग्जैक्ट पूछेंगे भैया कितना जमा है आपके पास, तो आप बोलेंगे साहब ये पैसा तो भैया हमारे पास शो कर रहा है लेकिन अभी हमारे अकाउंट में आया नहीं है। तो जो इंटर बैंक लाइबिलिटी होती है ना, इसको अपन क्या कर देते हैं बेटा, माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, किस में से माइनस कर देते हैं, ग्रॉस डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटी में से, समझ गए ना। इन अंतर बैंक देयता को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाती है, नेट डिमांड एंड
टर्म लाइबिलिटी बच जाती है। समझ गए? इसी को हम क्या बोलते हैं? नेट। इसको पकड़ के रखना, नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटी। पकड़ लेना बेटा इसको, यही है डिमांड, नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटी। अगर मैं आपसे पूछूं भैया एनडीटीएल क्या है, तो क्या आप बोलेंगे आप कि कुछ नहीं साहब, ज़्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है, जीडीटीएल में से आईबीएल मतलब कि इंटर बैंक देयता, इंटर बैंक लाइबिलिटी आप घटा दीजिए तो आपकी क्या बच जाएगा? एनडीटीएल बच जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटी बोलते हैं। और ये जो है नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटी मैंने आपसे क्यों बताइए बेटा? क्योंकि जो जीडीटीएल था ना बेटा, इसमें आईबीएल का थोड़ा सा हिस्सा होता है। क्या? इंटर बैंक लाइबिलिटी का थोड़ा सा हिस्सा समाहित होता है। और इससे पहले हमने क्या देखा था? जीडीटीएल क्या होता है? जीडीटीएल में हमने देखा था बेटा कि दो तरह के पैसे जमा होते हैं, है ना। जीडीटीएल में हमने क्या देखा था? एक तो हमने देखा था ग्रॉस डिपॉजिट और प्लस ब्याज, इसी को तो हमने जीडीटीएल बोला था ना। और ग्रॉस डिपॉजिट में कौन कौन से पैसे होते हैं? एक तो मांग जमा और एक होता है आपका अवधि। अब बेटा एक चीज़ों पे और विशेष ध्यान रख लो, ये जो इंटर बैंक लाइबिलिटी है ना, जो आपस में बैंकों में लेन देन किया है, इसको बेटा क्या बोलते हैं? ये इंटरनल लाइबिलिटी क्या बोलते हैं? यदि आपसे एग्जाम में आ जाएगी बेटा इंटरनल लाइबिलिटी क्या है, तो तुरंत बता देना। इसको आईबीएल को इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। क्या? इंटरनल लाइबिलिटी। इंटरनल लाइबिलिटी का मतलब आंतरिक देयता। अच्छा, और ये जो एनडीटीएल है मतलब कि नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटी, इससे मेरा क्या तात्पर्य है कि भैया ये जो आईबीएल के पैसे के अलावा ये जीडीटीएल बचता है ना, मतलब कि जीडीटीएल में से आईबीएल घटा देते हो और आपके पास ये जो एनडीटीएल बच गया, जो एनडीटीएल क्या बच गया, ये आपके ये बेटा एनडीटीएल शुद्ध रूप से बैंकों से इतर अन्य खाता धारकों के प्रति जो आपकी देयता है उसको ये शो करता है, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। जिसी को क्या बोलते हैं बेटा हम? बाह्य देयता। क्या बोलते हैं? बाह्य देयता। अब देखो मैं आपसे समझा देता हूँ, सिंपल सी बात है, बिल्कुल लोड लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप एसबीआई बैंक में गए और उससे बोला कि साहब आपने कि एसबीआई बैंक तुम्हारी बेटा एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या है, किससे पूछा आपने? एसबीआई बैंक से। तो एसबीआई बैंक ने आपसे बोला कि साहब हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या है? एनडीटीएल। क्या? एनडीटीएल को हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोलते हैं। और आप सभी जानते हो ये एनडीटीएल क्या है? ये इंटर बैंक लाइबिलिटी का पैसा यदि हम जीडीटीएल में से घटा देते हैं तो क्या बच जाता है? एनडीटीएल बच जाता है। फिर आपने पूछा ये सब इंटरनल लाइबिलिटी आपकी क्या है? इंटरनल लाइबिलिटी क्या है? तो बोला आप तो सर बड़े समझदार हैं, आपको तो दोनों टर्म आती है। तो एसबीआई बैंक ने बोला सब इंटरनल लाइबिलिटी हमारी क्या कहलाती है? आईबीएल। आईबीएल क्या होती है बेटा? इंटर बैंक लाइबिलिटी। मतलब कि बैंक ए और बैंक बी इनमें आपस में जो लेन देन या पैसा ट्रांसफ़र होना है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं। समझ गए? और एक्सटर्नल लाइबिलिटी क्या हो गई कि जो आपस में बैंकों का लेन देन करने के अलावा जो पैसा खाता धारकों का जो वापस करना है उसी को क्या बोलते हैं? एनडीटीएल बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं? एनडीटीएल बोलते हैं। ठीक है बेटा? क्लियर? क्लियर है? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, यहाँ तक समझ लेना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद भैया क्या होगा, आपको इसमें हम आगे और क्वेश्चन करेंगे और आगे नेक्स्ट समझ लेंगे इसको, लेकिन अच्छे से रिवाइज़ कर लेना। अब मैं पुनः बता दूँ आपको, थोड़ा सा पुनः बता दूँ। अब इसका एक और टॉपिक देख लो, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल क्या? लाइबिलिटी मतलब देयता। इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपकी क्या बन जाएगी? ग्रॉस लाइबिलिटी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ग्रॉस लाइबिलिटी बन जाएगी। इंटरनल प्लस एक्सटर्नल इजिकल टू ग्रॉस लाइबिलिटी आपकी बन जाएगी। समझ गए? अब ध्यान करना बेटा, मैं क्यों इतनी रामायण अपने करी है इस बैंक की। ये जो एनडीटीएल है ना, ये जो एनडीटीएल है, नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटी है, इसी के आधार पर ध्यान रखो, इसी के आधार पर बैंकों के पापा जी आरबीआई बैंकों के लिए मतलब बैंकों के प्रति क्या करती है? लेखांकन के मानक तय करती है। ठीक है ना, लेखांकन मानक बैंकों के लिए तय करती है। ठीक है, किस पर? इसी एनडीटीएल पे।
जैसे कि यदि मैंने आपसे बोला कि आपको कितना पैसा बैंकों के लिए कैश रिजर्व में रखना है, जिसको हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, इनको कल हम अच्छे से सब एक एक को समझेंगे। तो ये जो CRR है हम ये देखेंगे किस हिसाब से कि आपके NDTL का कितना प्रतिशत। जैसे हमने कहा कि 5% CRR रखना है, तो किस पे कैलकुलेट करोगे बेटा, ये NDTL पे कैलकुलेट करेंगे। इसी तरीके से स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यदि आपको रखना है तो कितना रखना है, सपोज करो 28% रखना है, तो ये किस पे कैलकुलेट करेंगे, NDTL पे कैलकुलेट करेंगे। नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटी पे कैलकुलेट करेंगे। समझ गए ना, जितना भी कैलकुलेशन होगा आप किस पर होगा, नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटी पर कैलकुलेशन होगा। ठीक है बेटा, कल इसमें और नए आयाम और समझेंगे। हल्का सा एक बार रिकैप कर लो, हल्का सा रिकैप कर लो। हमने बेटा क्या समझा, बैलेंस शीट से स्टार्ट किया था। बैलेंस शीट समझने के बाद हमने बेटा क्या देखा कि बेटा ये तुलन पत्र का विवरण हमने समझा कि भैया कि एसेट ज़्यादा है और लायबिलिटी कम है तो क्या बोलेंगे। ये 3 रंग के माध्यम से हमने समझा कि भैया बेटा पॉजिटिव बैलेंस शीट क्या होती है, नेगेटिव बैलेंस शीट क्या होती है, और शून्य निवल मूल्य वाली बैलेंस शीट क्या होती है, और उनको किस रंग से हम डिनोट करते हैं। उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है बेटा। गाल पिंक तो जब ही होंगे ना जब आप में बहुत उत्साह होगा, बड़े लाभ में रह रहे होंगे, ठीक है ना। और लाल तो आप जब ही रहोगे जब घाटे में होगे, और काला क्या होगा बेटा, बराबर हो। लाल होने में थोड़ा सा फर्क है आपको, ये ब्लैक है। और ये ध्यान रखना, 1 वर्ष से लाल है तो उसको क्या बोलेंगे, वीक कंपनी। 3 वर्ष से लाल है तो उसको क्या बोलेंगे, बीमार। अब क्या हो गई, बीमार कंपनी होगी। फिर हमने तिवाड़ी कमेटी के बारे में देखा था, ये जो सीका करके निकल के आया था बेटा 1987 में प्रभावी होता। सीका ने एक BIFR करके हमने देखा था भैया, एक इंस्टीट्यूशन ने बनाया था। किस लिए बनाया था कि बेटा जो ये सिक हो गए है ना, सिक इंडस्ट्रीज, इनका कैसे पुनर्निर्माण कर सकें। फिर हमने देखा था कि भैया ये लायबिलिटी में जो पैसा है ये लेके कहाँ से आते हैं, ठीक है ना। तो हमने बेटा देखा कि ये स्वामित्व पूंजी, ऋण पूंजी, और तीसरी हमने देखी आपके डिपॉजिट कैपिटल। डिपॉजिट कैपिटल को हम क्या बोलते हैं बेटा, जमा पूंजी। इसको और लिख देता हूँ मैं, क्या, जमा पूंजी। जमा पूंजी, ठीक है ना, इसको हमने समझा। फिर हमने बेटा देखा मांग जमा क्या होता है और आपका ये टर्म डिपॉजिट क्या होता है। फिर हमने देखा इन दोनों को जोड़ दिया तो ग्रॉस डिपॉजिट बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया, ग्रॉस डिपॉजिट बन गया। और ग्रॉस डिपॉजिट में हमने बेटा एक चीज़ और देखी कि ग्रॉस डिपॉजिट में यदि आपने ब्याज और जोड़ दिया, क्योंकि हमने पहले तो ब्याज जोड़ा ही नहीं था, तो क्या बन गया, GDTL बन गया, ठीक है। ये देखो, ये रहा और ये रहा। फिर हमने बेटा एक समझा इंटर बैंक लायबिलिटी होती है। ये भैया GDTL का बहुत छोटा सा अंश मात्र ही होता है, ठीक है। लेकिन हमने इसको माइनस कर दिया तो क्या बच गया, नेट डिमांड एंड टर्म लायबिलिटी बच गई। ये पूरा का पूरा पैसा कौन सा है, जो भैया बैंक में पैसा जमा करा रखा है उनको देना है, ठीक है ना। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाह्य देयता। और आंतरिक देयता क्या कहलाती है बेटा, अरे बैंकों की कहते हैं ना आपस में, बेटा ये तो अपना अंदरूनी मामला है, मैं पैसा दे दूंगा तेरे को। SBI कहता है BOB से, भाई तेरे को तो मैं पैसा दे दूंगा, ये तो अपनी आंतरिक लायबिलिटी है, लेकिन पहले बाहर वालों को संभाल लेने दे बेटा। वो 10 करोड़ रुपए लेके आया मेरे से निकालने के लिए अभी बैंक में, समझ गए। तो बाह्य देयता और आंतरिक देयता ध्यान रखना, ये प्रश्न आ जाएंगे तो बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना कि NDTL तो क्या हो गया आपकी बाह्य देयता। पहले सोचना NDTL से क्या तात्पर्य है, फिर आराम से सोच के बता देना भैया ये तो बाह्य देयता हो गई कि बाहर से आया है कस्टमर पैसे निकालने के लिए, समझ गए। और फिर हमने देखा बेटा ये फ्लो के माध्यम से इसको एक बार और समझ लिया, ठीक है। और बैंक में जितने भी हम लेखांकन मानक अब आगे समझेंगे, जैसे रेपो रेट होती है, CRR होती है, SLR होती है, MCLR होती है, ये जितने भी टर्मिनोलॉजीज हम कल समझने वाले हैं तो वो किस बेसिस पे समझेंगे, इसी NDTL पे समझेंगे। तो बेटा ये भी एक नींव का पत्थर था बैंक के लिए, ये समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक था, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। आज का ये है, इसको अच्छे से नोट्स में बना लेना। देखो मैंने आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें एक दो बार रिपीटेशन किया है, तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो थोड़े थोड़े में आपके एक पेज में पूरा आ जाएगा जो मैंने आपको आज समझाया है, ठीक है ना। ये जो ब्रैकेट में मैंने आपको बताया ना, इसको आराम से एक बार लिख लेना, ठीक है ना। इसको आपको समझ लेना है बस। नोट्स आपके जो आज पढ़ाया है 1.5-2 पन्ने में आराम से बन जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। चलो शुभ रात्रि बच्चों, कल पुणे मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे, कल से 3 बजे मिलेंगे। कल से 3 बजे मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे, 3 बजे मिलेंगे। और इसको आराम से नोट्स बना लेना, अच्छे से रिवाइज कर लेना। चलो बच्चों शुभ रात्रि।